अच्छा, हमने कल ना प्रेसिडेंट का जो देखा था ना, जब आप में से काफ़ी सारे कह रहे थे सर प्रेसिडेंट जो-सा है उसको कैसे हटाया जाता है? तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी और उसमें मैंने ये आपको कहा था कि प्रेसिडेंट जो-सा है वो इम्पीचमेंट के थ्रू जो-सा है वो हटाया जाता है। तो उससे पहले जो-सा है प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट क्या होती है? मुआख़ज़ा होता है। प्राइम मिनिस्टर को जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया जाता है और प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है। इसको आगे दोबारा फिर देख लेंगे आर्टिकल्स के अंदर। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि प्रेसिडेंट जौन-सा है, उसको इलेक्ट कैसे किया जाता है? एक ये चीज़ जौन-सी है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट साहब हैं जो हमारे पास, वो इलेक्ट कैसे होते हैं? जो प्रेसिडेंट है आपका। तो याद रखो, प्रेसिडेंट जिसके लिए हमने कल क्या देखा था कि 45 मिनिमम एज होनी चाहिए। इसको सारी असेंबलीज़ मिल के इलेक्ट करती हैं। कैसे? नेशनल असेंबली प्लस सेनेट प्लस पंजाब असेंबली प्लस सिंध असेंबली प्लस केपी असेंबली प्लस बलोचिस्तान असेंबली। ये 6 असेंबलीज़ जौन-सी हैं, ये जो 6 असेंबलीज़ हैं, ये मिल के जौन-सा है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं और ये क्या बनाती हैं? इलेक्टोरल कॉलेज बनाएँगी। ये मिलकर क्या बनाएँगी? इलेक्टोरल कॉलेज, जो हमने अमेरिका के सदर के लिए इलेक्टोरल कॉलेज को देखा था। क्या बनाती हैं? ये 6 असेंबलीज़ मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनाएँगी। ये 6 असेंबलीज़ मिलकर क्या बनाएँगी? इलेक्टोरल कॉलेज बनाएँगी और वो कैसा इलेक्टोरल कॉलेज होगा? नेशनल असेंबली में 342 लोग वोट देंगे। सेनेट में जो लास्ट सदर अलवी जब इलेक्ट हुए थे, तो तब 104 लोगों ने दिया था, लेकिन अब नेक्स्ट जो होगा वो 100 लोग वोट देंगे क्योंकि अभी सेनेटर्स 100 हैं। पंजाब असेंबली में क्या होता है? पंजाब असेंबली, अब यहाँ एक चीज़ लिख लो, 65 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 60, ये एक परसेंटेज जोन-सी है, ये एक परसेंटेज जोन-सी है, सीट्स अलॉट कर देते हैं। मतलब अभी हम आज देखेंगे कि जो पंजाब असेंबली है उसमें 342 सीट्स हैं, जो केपी है उसमें 145 सीट्स हैं। लेकिन जब सदर का एक्शन होना होता है, सब असेंबलीज़ को इक्वल 65-65 सीटें जोन-सी हैं वो मिल जाती हैं, कि वो 65 सीटें, मतलब वो 65-65 वोट डाल सकते हैं। मतलब अब पंजाब असेंबली में 342 वोटर्स हैं, अगर पंजाब असेंबली में, सॉरी 371 हैं पंजाब असेंबली में, तो उनको कितना कर दिया जाएगा? उनको इक्विवेलेंट किसके कर दिया जाएगा? 65 वोटों के। मतलब पंजाब असेंबली के 371 जो वोट्स हैं, 371 वोट्स वो किसके इक्वल होंगे? 65 के। इसी तरह जो केपी असेंबली है, अगर उसमें 145 वोट्स हैं, तो वो 65 के इक्वल होंगे। ठीक हो गया? इसी तरह हमारे पास जितनी असेंबलीज़ हैं, उसमें जितने वोटर्स हैं, उनको कितने वोट्स के इक्वल कर दिया जाता है? 371 वोट्स इज़ इक्वल टू 65 वोट के इक्विवेलेंट कर दिया जाता है। और ये इस तरह होते हैं, पंजाब असेंबली में जितने वोट डालेंगे, उनको कितनी परसेंटेज निकलेगी उनकी? उनको 65 वोट्स काउंट किया जाएगा। पंजाब असेंबली के जितने वोट्स हैं, जो कि 371 हैं, उनको 65 वोट काउंट किया जाएगा। केपी के जो वोट्स हैं, उनको भी 65 काउंट किया जाएगा। सीट्स जितने भी हों, एमपी जितने भी हों, उनके वोट्स को परसेंटेज इक्विवेलेंट किसके रखा जाए? 5 के रखा जाता है। ठीक हो गया? और इसी तरह बलूचिस्तान और इसी तरह सिंध के साथ भी यही सलूक किया जाता है। 65, 65, 64 हो जाते हैं। फिर कौमी असेंबली की तरफ जाया जाता है, जहाँ 342 हैं, वहाँ 342 के 342 वोट्स जो होते हैं वो सदर को पड़ते हैं। और इसी तरह सेनेटर्स जो होते हैं वो 100, लास्ट टाइम 104 थे तो उन्होंने 104 ने वोट डाला था, नेक्स्ट टाइम जो है 100 वोट डालेंगे। तो ये जब सब ऐड होते हैं, जब ये सारे ऐड होते हैं, हम इनको अगर देखें, तो ये हमारे पास टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के कब कितना बनता है? 702 का। 702 का, ये 702 का बनेगा अब, नाउ। ये जो सदर आरिफ अलवी जो सिलेक्ट हुए थे, 706 इलेक्टोरल वोट से थे। क्यों? उस वक्त सेनेट की सीटें 104 थी। जब सदर अलवी जो उनसे हैं वो इलेक्ट हुए थे, तो तब 706 से सिलेक्ट हुए थे 2018 के अंदर, क्योंकि उस वक्त सेनेट की सीटें कितनी थी? 104 थी। फिर क्या हुआ? सेनेट के इलेक्शन हुए, फाटा की 4 सीटें निकल गई, तो 100 बच गए। अब क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज राइट नाउ जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ 702, मे भी हो सकता है जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तब 702 से 608 आ जाए, 4 सीटें फाटा की और कम हो जाएँ। तो लेकिन हमने बेसिक जो याद रखनी है वो चीज़ ये है कि सदर को जो इलेक्ट किया जाता है, वो कौमी असेंबली, सेनेट और चारों असेंबलीज़ मिलके सिलेक्ट करती हैं, उनको इलेक्ट करती हैं। और फिर क्या होता है? और फिर जब इसको हटाया जाता है, इसको इम्पीच किया जाता है, वो कौन करता है? वो नेशनल असेंबली करती है और सेनेट करती है। इसको हटाने के लिए नेशनल असेंबली और जो सेनेट है, उसका सहारा लिया जाता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज है ना, इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा। 342 में 100 ऐड करो, फिर 65, 65, 65 इन सबको ऐड करो तो ये बनेगा 700, ये 702 बनेगा, ये 702 बनेगा। ठीक है? ये बनेगा।
ये क्या बनेगा, ये 702, मैंने सिर्फ इनको वोट, ये जो वोट सीट्स हैं इनको ऐड किया है, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज बन गया। मतलब अदर जो सिलेक्ट होता है वो 7 या 706 वोट्स में से सिलेक्ट होता है। मेरी वॉइस इश्यू तो नहीं कर रही ज़्यादा? या वॉइस का इश्यू आ रहा है? एक सेकंड। कहते हैं उसका, आज इंटरनेट का इश्यू था ना आज, तो उस वजह से हो सकता है। मैंने फिर वो 4G को ऑन कर लिया। अच्छा, आपने सिर्फ सिंपल सी एक बात याद रखनी है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? हमारी चारों सूबाई असेंबलियां, सेनेट और आपका जो नेशनल असेंबली है वो मिल के, उनके वोट्स मिलकर क्या होता है, उनके वोट्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। बस सिंपल सी इतनी चीज आपने याद रखनी है, इससे ज्यादा आपने कोई चीज याद नहीं रखनी। ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, किसी को समझ आती है तो ठीक, अगर इसमें कोई मसला भी है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रख लो कि जोन सा है आपका कौमी असेंबली, आपका सेनेट और आपका जो सा चारों सूबाई असेंबलियां, ये मिल के क्या करती हैं, आपका जो सदर है, सदर पाकिस्तान, उसको इलेक्ट करती हैं। और जोन सा है जब उसको हटाना होता है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। और इम्पीचमेंट कौन करता है? नेशनल असेंबली करती है और हमारे पास सेनेट करता है। ये बस सिंपल सी चीजें हैं कि सदर को इलेक्ट किया कैसे जाता है, चारों असेंबलियां मिलके करती हैं और उसको हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। 2/3 मेजॉरिटी, और वो हमारे पास वो किसकी चाहिए होती है? नेशनल असेंबली की और सेनेट की। हटाने के लिए सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट चाहिए, लेकिन जब इलेक्ट करना है तो चारों सूबाई असेंबलियां चाहिए, सेनेट भी चाहिए और क्या चाहिए साथ हमें कौमी असेंबली भी चाहिए। उसके बाद अगर हमने जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से अगर हम देखें जल्दी-जल्दी, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि पंजाब में कितनी सीटें होती हैं। पंजाब में 371 सीटें हैं। पंजाब में, एक सेकंड, पंजाब में कितनी सीटें हैं? पंजाब में जौन-सा है 371 जौन-सी हैं सीटें हैं, उसमें जो जनरल सीटें हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, वो 297 हमारे पास क्या हैं? जनरल सीट हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। 66 हमारे पास यहाँ वुमेन का कोटा है, वुमेन आती हैं, और 8 सीटें हैं माइनॉरिटीज़ की, जो कि पूछी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में माइनॉरिटीज़ की सीट कितनी है? 8। पंजाब में माइनॉरिटीज़ की सीट कितनी है? 8। तो ये पंजाब हो गया। उसके बाद हमारे पास केपी, केपी का याद रखें, यहाँ केपी की है 145 सीट्स। लेकिन इसमें एक और सवाल ये पूछ लिया जाता है कि बिफोर फाटा मर्जर केपी की सीट कितनी थी? तो बिफोर फाटा मर्जर 124 सीटें थी, 124 सीटें थी, और जब फाटा मर्ज हो गया तो अब उसके बाद 145 सीट्स हैं। अब कितनी हैं? अब 145 सीट्स हैं, जिसमें जनरल हमारे पास 115 हैं, 26 जोन सी हैं वो विमेन की हैं, और माइनॉरिटीज़ की बात करें तो 4 हमारे पास माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं केपी के अंदर। 4 हमारे पास कितनी सीटें हैं? माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं, ये केपी की असेंबली की बात है। फिर अगर हम सिंध की बात करें, हम अपने सिंध की बात करें, तो सिंध में हमारे पास 168 सीट्स हैं, और 168 में जो जनरल सीटें हैं, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो 130 है। वुमेन जोन सी हैं वो 29 सीटें हैं, और माइनॉरिटीज़ जोन सी हैं वो कितनी हैं? माइनॉरिटीज़ की 9 सीटें हैं सिंध के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर। ठीक है? सिंध असेंबली के अंदर अभी तक अगर हम देखें तो पहले नंबर पर सबसे बड़ी असेंबली कौन-सी है? पंजाब असेंबली है। सिंध असेंबली दूसरे नंबर पे है 148 सीट्स के साथ, और केपी असेंबली तीसरे नंबर पर है 145 सीट्स के साथ। उसके बाद थर्ड नंबर पर बलोचिस्तान। बलोचिस्तान हमारे पास कितने हैं? बलोचिस्तान में हमारे पास सीटें हैं 65 टोटल, और इसमें जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं 51 जनरल सीट्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद हमारे पास 11 विमेन की सीट्स हैं, और 3 हमारे पास जोन सी हैं वो माइनॉरिटीज़ की सीट्स। 3 हमारे पास क्या है? माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, और 11 हमारे पास विमेन जोन सा है, वो विमेन का स्पेशल जो उनको असाइन्ड सीट्स होती हैं वो हैं। बलूचिस्तान के बाद हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली है, जहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर साहब उनके चेंज हो गए हैं, सरदार अलियास साहब आ गए हैं। तो आज़ाद कश्मीर जोन सी हैं उसमें कितनी हैं? 53 सीट्स हैं आज़ाद कश्मीर की, और उसमें जो जनरल सीट्स हैं क्या कहते हैं 45। इसमें जनरल सीट्स कितनी हैं? 45। 45 इसमें जनरल सीट्स हैं। विमेन जोन सी हैं वो 5 हैं,
और बाकी जो 3 सीटें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी आप डिवीजन देख लें। जो 3 सीटें हैं, 3 सीटें जो बाकी बच जाती हैं, उनमें एक सीट होती है टेक्नोक्रेट के लिए, एक सीट होती है आपकी टेक्नोक्रेट के लिए, एक आपकी होती है एक रिलीजियस स्कॉलर के लिए, जो आपके आलिम हजरात होते हैं, उनके लिए भी एक सीट यहाँ मुख्तस होती है, और जो लास्ट एक थर्ड सीट होती है वो ओवरसीज, वो ओवरसी कश्मीरी के लिए होती है, ओवरसीज कश्मीरी के लिए एक सीट होती है। ठीक हो गया? तो 45 जोन सी हैं वो जनरल सीटें हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होना है। 5 विमेन की हैं जो कि क्या कहते हैं अलॉट की जाती हैं, टेक्नोक्रेट भी ये भी अलॉट किया जाता है, रिलीजियस स्कॉलर भी और ओवरसीज कश्मीरी की भी। और इसमें जो 45 सीट्स हैं, इसमें याद रखें, इसमें जो 12 सीटें हैं वो माइग्रेंट्स की होती हैं, माइग्रेंट्स। अब माइग्रेंट्स क्या हैं? जो माइग्रेंट्स हैं, सॉरी माइग्रेंट्स कह रहा हूँ, रेफ्यूजीज, इनको क्या कहेंगे? रेफ्यूजीज, इनको क्या कहते हैं? रेफ्यूजीज। ये सवाल पूछा जाता है कि सिंध में सिंध कह रहा हूँ, कश्मीर में रेफ्यूजीज में जोन सी हैं उसकी सीटें जोन सी हैं वो कितनी हैं? रेफ्यूजीज की सीटें जनरल 12 होती हैं। अब वो रेफ्यूजीज क्या होते हैं कि जो कश्मीर है, आजाद जम्मू कश्मीर, ये रेफ्यूजीज कौन से हैं? जो आपका जम्मू कश्मीर है जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, वहां के जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में आबाद हैं, वहां जो सा है ये वोटिंग होती है। और सिर्फ वो रेफ्यूजीज जो होते हैं जो कश्मीर छोड़कर आए होते हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर इंडिया का कब्जा है, वो लोग जो से है वो वोट डालते हैं, और उनकी जो सी है जनरल सीटों के अंदर 12 सीटें रेफ्यूजीज की होती हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया? 12 सीटें जो सी हैं इस वजह से रेफ्यूजीज की हैं। और एजेके के बाद लास्ट हमारे पास जो सी है वो जीबी है। जीबी जो सी है, जीबी के अंदर 33 सीट्स हैं, बस लिख लें जल्दी जल्दी से। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 33 सीट्स हैं, और 33 में से जो सी हैं 24 जो सी हैं वो क्या है? वो जनरल सीट्स हैं, और इसमें जो सी हैं 6 जो सी हैं वो क्या है? विमेन कोटा है। 6 क्या है? विमेन कोटा है। और 3 जो सी हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? टेक्नोक्रेट्स की सीटें होती हैं, टेक्नोक्रेट्स की सीटें होती हैं। और इस तरह जीबी के अंदर जो 33 जो सीटें हैं वो हमारे पास पूरी हो जाती हैं। तो जीबी में हमारे पास कितनी है? 33, एजेके के अंदर 53, बलोचिस्तान के अंदर 65, केपी के अंदर 145, सिंध के अंदर 168, पंजाब के अंदर 371, और नेशनल असेंबली के अंदर 342, और सेनेट के अंदर राइट नाउ 100 सीट्स हैं हमारे पास टोटल। तो ये हमारे पास टोटल जोन से लॉ मेकर्स हैं, जो कि हमारे पास इनकी टोटल सीट्स हैं। ठीक हो गया? तो ये जोन सा है आप लोगों ने क्या रखना है, इसको आपने याद रखना है कि हमारे पास टोटल लॉ मेकर्स जोन से हैं, हर असेंबली में कितने हैं, ये सवाल पूछा जाता है। ये तो था जो हमने कल थोड़ी सी चीजें हमारी रह गई थी। अगर उसके बाद अब हम आगे मेन अपने जाएं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, वो है हमारे पास चैप्टर्स। तो मैंने क्या कहा, पहले तो आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? 280 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। आर्टिकल्स कितने हैं? 280 जोन से हैं हमारे पास। कितने हैं? 280 जोन से हैं वो आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स। तो ये जो 280 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, और साथ हमने देखा था कि 12 चैप्टर्स हैं। हम पहले उन 12 चैप्टर्स को देख लेते हैं आर्टिकल्स के ऊपर जाने से पहले, क्योंकि अगर कभी आपको आर्टिकल्स भूल भी जाएं तो कुछ चैप्टर्स आपको आइडिया हो जाए इससे, इस चैप्टर में ये चीज बात की गई है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, और 1 से लेकर 6 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इंट्रोडक्शन में कवर होते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा है। इसमें इनको क्या कहा जाता है? पहला चैप्टर है इंट्रोडक्टरी चैप्टर। पहले 6 आर्टिकल्स जो हैं वो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स हैं। इसमें स्टेट क्या है, स्टेट से लॉयल्टी क्या है, गद्दारी क्या है, इस तरह की चीजें जो सी हैं पहले 6 आर्टिकल्स में आती हैं, और इनको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आर्टिकल्स कहा जाता है। सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स का, वो है फंडामेंटल राइट्स का, आपके बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो से हैं आपके, ये 7 से लेकर 40 तक ये हैं। 7 से शुरू होता है आपका फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल, और 7 से लेकर 40 तक जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो चलते हैं। उसके बाद तीसरा जो है ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से चैप्टर है, कि पाकिस्तान का जो फेडरेशन है उसमें क्या हिसाब किताब है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये 41 से लेकर 100 तक जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल क्या हैं? 100 तक के जोन सा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में क्या, कैबिनेट कैसे बनेगी, पार्लियामेंट कैसे डिसॉल्व होगी, सदर कैसे हल्फ उठाएगा, वजीर आजम कैसे हल्फ उठाएगा, वजीर आजम एडवाइजर कितने लगा सकता है, स्पेशल असिस्टेंट कितने हो सकते हैं, ठीक है, असेंबली जोन सा उसका इजलास कब बुलाया जाएगा, ये सारी चीजें जोन सी हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह चलना है, वो 3rd चैप्टर के अंदर 41 से 100 तक आर्टिकल्स हैं। फिर जो 4th चैप्टर है वो प्रोविंसेस के रिलेटेड है। 4th चैप्टर, ये सवाल पूछा भी गया था कि प्रोविंसेस के रिलेटेड कौन सा चैप्टर है,
तो फोर्थ चैप्टर है 101 आर्टिकल से लेकर 140A तक जो उनसे है प्रोविंसेस है, और आर्टिकल 140A लोकल बॉडीज की भी बात करता है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें प्रोविंसेस के रिलेटेड है कि गवर्नर के क्या इख्तियार हैं, असेंबली में क्या हिसाब किताब है, और उसके बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शंस किस तरह होने हैं। तो इसमें प्रोविंसेस को जो डील करते हैं आर्टिकल्स, वो 101 से लेकर 104 तक आर्टिकल्स हैं। और उसके बाद अगर हम फिफ्थ की बात करें तो वो आपके बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, वो आपका बताता है रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। जो आपका फेडरेशन है एंड प्रोविंसेस के उनके ताल्लुकात आपस में कैसे होने चाहिए, लाइक कि आपने जो सा है जो टैक्स इकट्ठा करना है, कितना फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कितना जो सा है प्रोविंसेस के पास जाएगा, कौन से इख्तियारात प्रोविंसेस के पास हैं 18वीं तरमीम के बाद, ये सारी चीजें जो सी हैं, ये पांचवा जो सा आपका चैप्टर डील करता है। और आर्टिकल 141 से लेकर आर्टिकल 149 तक, आर्टिकल 141 से लेकर आर्टिकल 159, आर्टिकल 141 से लेकर आर्टिकल 159 इन्हीं चीजों को डील करता है, पांचवा चैप्टर। छठा चैप्टर जो सा है वो आपके फाइनेंस को डील करता है, फाइनेंस को, ठीक हो गया, आपकी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी के हवाले से, और डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जो सा है चैप्टर 5 डील करता है। और ये आर्टिकल 160 से लेकर 174 तक इनके रिलेटेड चीजें हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। उसके बाद जो आर्टिकल हमारे पास 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है जुडिशरी के हवाले से। जो जुडिशरी के हवाले से चैप्टर है वो है चैप्टर 7, और आर्टिकल 175 से लेकर 212 बी तक जो सा है ये आपका जुडिशरी जो सा है उसको डील करता है। आर्टिकल 175 से लेकर ये अप्रोक्सीमेटली आपके 30-35 आपके आर्टिकल्स बनते हैं जो कि जुडिशरी को डील करते हैं। और सातवां चैप्टर, आठवां चैप्टर जो सा है वो आपका इलेक्शंस को डील करता है कि इलेक्शंस किस तरह होंगे, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा, वो कितनी मुद्दत के लिए तैनात होगा और उसका क्या हिसाब किताब होगा, कौन उसे अपॉइंट करेगा, वो कल चीजें हमने देखी थी। तो 213 से लेकर 226 तक इलेक्शन के रिलेटेड जो चीजें हैं वो आर्टिकल्स डील करते हैं। उसके बाद नौवां आर्टिकल जो सा है, नौवां चैप्टर जो सा है उसमें इस्लामिक प्रोविजंस हैं, इस्लामिक प्रोविजंस, ठीक है, इस्लामिक प्रोविजंस हैं इसमें कि इस्लाम में, इस्लाम के रिलेटेड चीजें, आपकी आइडियोलॉजी काउंसिल है और सारी डिफरेंट चीजें हैं। तो इस्लाम के रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपकी क्या है, 9वें चैप्टर के अंदर हैं। और ये अल्लाह भला करे 227 से लेकर 231 आर्टिकल्स तक जो सा इस्लामिक प्रोविजंस आपके आइन के अंदर एंड है, ठीक हो गया। उसके बाद जो 10वां आपका है, 10वां, उसके अंदर क्या है, उसमें इमरजेंसी पावर्स के बारे में डिस्कशन है। इमरजेंसी 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 पावर्स नहीं, प्रोविजंस ही कर लो। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में 10वां चैप्टर है, और वो आपका जो सा है 232 से लेकर आर्टिकल आपका 237 तक जो सा इमरजेंसी के बारे में है कि कौन इमरजेंसी लगा सकता है, कब लगाई जा सकती है, उसमें क्या-क्या चीजें हैं। तो 232 से 237 तक इमरजेंसी जो सी है उसके हवाले से प्रोविजंस है। उसके बाद जो सा है 11 इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक आपकी 11 चैप्टर में क्या है, अभी तक जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में है। और ये 238 से लेकर 239 सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं, ये उनके हवाले से ये चैप्टर है। 11वां चैप्टर की अभी तक आइन के अंदर जो तरामीम हुई हैं उनके हवाले से 11वां चैप्टर डील करता है। और 238 और 239 आर्टिकल जो सा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनको डील करता है। और 12वां जो सा है उसको कहते हैं मिस्कलीनियस, ठीक हो गया, मिस्कलीनियस। ये इसमें डिफरेंट है 240 से लेकर 280 तक। अब मिस्कलीनियस का क्या मतलब होता है कि मिस्कलीनियस का मतलब ये होता है कि इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, इसमें कोई जैसे जुडिशरी के जो आर्टिकल चैप्टर है चैप्टर 7 उसमें से जुडिशरी के हवाले से बातें की गई हैं, लेकिन मिस्कलीनियस में कश्मीर के बारे में भी बात की गई होगी, उर्दू क्या कहते हैं पाकिस्तान की लैंग्वेज के बारे में भी बात की गई होगी, ठीक है, और उसके बाद जो सा डिफरेंट चीजों के बारे में बात की गई है। तो इस हवाले से इसे क्या कहा जाता है, मिस्कलीनियस, कि ये क्या है, एक भत्ता सा बना हुआ है, क्या कहते हैं भरता सा बना हुआ है कि इसमें डिफरेंट चीजों के बारे में आर्टिकल्स में बात की गई है। तो ये जो 12वां है इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि 12वां चैप्टर क्या है, तो 12वां चैप्टर मिस्कलीनियस जोन सा है, डिफरेंट चीजों के बारे में क्या है, ये बात की गई है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चैप्टर्स थे। अब हमने इनमें क्या करना है, इन चैप्टर्स के अंदर इनमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनमें अब हमने क्या करना है, हमने सारे आर्टिकल्स 280 को याद करने ही नहीं है, और ना ही कभी हो सकते हैं, और ना ही वो कभी हमसे पूछता है। हमारे पास कभी भी ना ही हमने 280 आर्टिकल्स करने हैं, ना ही कभी हमसे पूछे जाएंगे, और ना ही हमारे में करने की हिम्मत है। हम सिर्फ वो आर्टिकल्स करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो पूछे जा सकते हैं।
और वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको बीच में से जो जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ ना कुछ छोड़कर बताता जाऊंगा कि ये हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हम उस लिहाज से उसको देख लेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पाकिस्तान क्या है, एक रिपब्लिक है, जमहूर है। रिपब्लिक कौन सा मुल्क होता है जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो मुल्क रिपब्लिक कहलाया जाता है। तो पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, पाकिस्तान एक रिपब्लिक माना गया है और उसकी टेरिटरीज के बारे में, टेरिटरीज कहां तक हैं पाकिस्तान की, उसके बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 1 के अंदर बात की गई है। पाकिस्तान की टेरिटरीज के हवाले से जो अमेंडमेंट हुई थी वो भी पहली अमेंडमेंट थी बांग्लादेश बनने के बाद, और पाकिस्तान की टेरिटरीज के बारे में बात किस आर्टिकल में की गई है, पहले आर्टिकल के अंदर की गई है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे आर्टिकल के अंदर कहा गया है इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन। हमारा स्टेट रिलीजन क्या है, एज स्टेट रिलीजन। इस्लाम जो सा है वो हमारा रियासत का, हमारी रियासत का मजहब है। इस्लाम पाकिस्तान का मजहब है। ठीक है, पाकिस्तान एक क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसकी वजह से इस्लाम इसका स्टेट रिलीजन है। और आर्टिकल 2A के अंदर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 2A के तहत क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो सी है वो हमारी आइन का हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 2A के तहत, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है आपकी क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि 1949 में 12 मार्च को जो सी है पास हो गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट ना होता अगर रीसेंट वाकयात ना होते, तो हम अब फिफ्थ भी लिखेंगे। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है लॉयल्टी, लॉयल्टी टू द स्टेट, कि आपने जो भी हो जाए अपनी स्टेट से लॉयल रहना है, आपने अपनी स्टेट के साथ लॉयल रहना है, अपनी स्टेट का वफादार रहना है। आप क्या करेंगे, आप एक अच्छे मुहिब्बे वतन बन के रहेंगे। तो लॉयल्टी टू द स्टेट आर्टिकल 5। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, मोस्टली आप सबको पता है कि जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब थे, उन्होंने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद किया तो उन्होंने इसी आर्टिकल का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है ये क्या है, ये जिन्होंने भेजी है वो पाकिस्तान के लॉयल नहीं है, तो उन्होंने आर्टिकल 5 के अगेंस्ट काम किया है। तो जिसकी वजह से ये आर्टिकल 5 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बात है, लॉयल्टी टू द स्टेट, कि वो मुल्क से लॉयल नहीं थे। तो लॉयल्टी टू द स्टेट के बाद 6, आर्टिकल 6 किसके हवाले से बात करता है, ये बहुत ज्यादा सवाल रिपीट हुआ है। हाई ट्रियन, सबसे गद्दारी, इस मुल्क में सबसे बड़ी गद्दारी क्या है, हाई ट्रियन, वो आर्टिकल 6 डिफाइन करता है। और आर्टिकल 6 के तहत इस मुल्क में एक ही सर्टिफाइड गद्दार है, लेकिन उसकी सजा तो ओवरटर्न हो गई, लेकिन आर्टिकल 6 जिस एक बंदे पर लगा है जिसको हाई ट्रियन या गद्दार कहा गया है, वो साबिक सदर जो सा है आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जिनको ऑफिशियली आर्टिकल 6 लगाकर गद्दार करार दिया गया है। और इस मुल्क में हाई ट्रियन आर्टिकल 6 उस पे लगेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, हेल्ड इन अबायंस, उन्हें उसे क्या कर देगा, हेल्ड इन अबायंस, उसे थोड़ी देर के लिए मफलूज कर देगा। आप आइन को तोड़ सकते हो, उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हो, या उसको थोड़ी देर के लिए नींद में सुला सकते हो, हाइबरनेशन में भेज सकते हो, हेल्ड इन अबायंस में रख सकते हो, एब्रोगेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आइन को तोड़ेगा या आइन को थोड़ी देर के लिए नींद में सुला देगा कि भाई जरा सब्र करो, मैं अपने 10 साल हुकूमत कर लूं, फिर दोबारा आपको जगा दूंगा, तो ऐसे जितने लोग होंगे उन सब के ऊपर क्या लगेगा, आर्टिकल 6 लगेगा। जो भी आइन को तोड़ेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा, हाई ट्रियन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड जो आर्टिकल पूछा जाता है वो हाई ट्रियन के बारे में पूछा जाता है। फिर आर्टिकल 9 है हमारे पास, आर्टिकल 9 इंपॉर्टेंट, वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। वो क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। ये यहाँ आर्टिकल 7 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये 7 क्या है, 9 क्या है, ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का क्या मतलब है कि जो मेरी आजादी है, मेरी जो आजादी है, लिबर्टी, ठीक है, नहीं आर्टिकल 6 बस याद रखो, 6A भी वहां ना जाओ। अच्छा, जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है उसमें क्या है कि मेरी जो सिक्योरिटी है, मेरी जो लाइफ है, उस मेरी जो लिबर्टी है, ठीक है, घूमने फिरने की आजादी है, उसको मुझसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, मुझसे छीना नहीं जा सकता। तो ये जो सा आपने याद रखना है कि ये क्या है, लाइफ और लिबर्टी जो सी है, मेरी लाइफ स्लैश लिबर्टी, वो मुझसे छीनी नहीं जा सकती। वो आर्टिकल 9 जो सा है वो इसकी मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरी जो सी है सिक्योरिटी, मैं सिक्योर हूँ इस मुल्क के अंदर, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जो सा है 10वां आर्टिकल जो सा है, ये आपको सेफ गार्ड मुहैया करता है, सेफ गार्ड आफ्टर अरेस्ट। अगर आपको कोई जुर्म करते हो और आप अरेस्ट हो जाते हो,
तो ये आपको जौन सा है सेफ गार्ड जौन सा है वो अरेस्ट का मुहैया करता है, वो ये है कि अगर आपको कोई पुलिस वाला या कोई भी वो डिटेन करता है, आपको उठाता है, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है कि सर मैंने इस जुर्म के अंदर फलाने बंदे को उठाया है, और 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको अदालत के अंदर पेश करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें आपको कौन फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं? 10 आर्टिकल 10 जौन-सा है वो आपको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कि आपका जौन-सा है आपको अगर किसी जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपने पेश होना है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 10 ए जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है राइट टू फ्री ट्रायल। राइट टू फ्री ट्रायल, जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोगों को ये समझ नहीं आती कि जब कोई जुर्म करता है, तो हमारा एक ही मसला होता है कि इसको चौक में ले जाओ और उसी वक़्त टाँग दो। लेकिन हमारा आइन कहता है कि राइट टू फ्री ट्रायल, कि बेशक एक्यूज़्ड है, बेशक जिसने कत्ल किया है, बेशक जो मकतूल है, दोनों के पास जौन-सा है वो ट्रायल का फ्री मौका है कि अगर किसी ने कत्ल भी किया है, तो उसके पास एक पूरा मौका होगा कि उसे अदालत में जाके एक वकील करने का मौका मिलेगा और उसे अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो ये आर्टिकल 10 ए हमें राइट टू फ्री ट्रायल देता है। ये आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में आप लोगों से बहुत ज़्यादा इसमें सवाल पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स हाइपर होके कह देते हैं कि सर जी टाँग दो, उल्टा लटका दो, डी चौक के अंदर लटका दो। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि सर हमारा जौन-सा है फेयर ट्रायल, सॉरी राइट टू फेयर ट्रायल, मैंने फ्री ट्रायल कह दिया। राइट टू फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल, ठीक है? फेयर ट्रायल के आज़ादाना जौन-सा है उसे ट्रायल का मौका मिलेगा, ठीक है? तो ये 10 ए कहता है। उसके बाद जो आर्टिकल 11 है आपका, वो क्या कहता है? वो आपकी स्लेवरी जो गुलामी है, फोर्स्ड लेबर है, आप किसी को ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। लेबर इस सब को क्या कर देता है? प्रोहिबिट कर देता है। इसको मना किया हुआ है हमारे आइन के अंदर, प्रोहिबिटेड। जो लेबर के हवाले से कोई पेपर या उस हवाले से चीज़ है, तो उसमें ये आर्टिकल लाज़मी तैयार करके जाएँ इंटरव्यू में या वैसे भी पेपर में कि स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर जौन-सा है, वो किसमें आर्टिकल 11 के तहत पाकिस्तान के वो प्रोहिबिट किया गया है, उसको मना किया गया है आर्टिकल 11 के तहत। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 14 मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन आर्टिकल 14 ये है डिग्निटी ऑफ अ मैन, डिग्निटी ऑफ अ मैन। आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, किसी की इज़्ज़त नहीं उछाल सकते। हर इंसान जौन-सा है, इस पाकिस्तान के अंदर उसकी एक इज़्ज़त है, उसकी एक रिस्पेक्ट है और वो आर्टिकल 14 के तहत फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिफाइन है। तो आर्टिकल 14 और उसके बाद आर्टिकल 15 वो क्या है? वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मुझे कोई भी एजेंसी, कोई भी इदारा अपने घर के अंदर बगैर किसी वजह के कैद करके नहीं रख सकता। मेरे पास आज़ादी है राइट टू मूवमेंट की। मैं सड़क पे निकलूँ, मैं बाहर कहीं भी जाना चाहूँ, मैं फ्री मूव कर सकता हूँ। मुझे कहीं भी जौन-सा है वो क्या कर सकता है, कोई भी बंदा इस मुल्क के अंदर नहीं रोक सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 मुझे आज़ादाना नक्लो-हमल की क्या है इजाज़त है। फिर आर्टिकल 16 जौन-सा है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो क्या है? वो फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का क्या मतलब कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी हुकूमत के खिलाफ, किसी भी इदारे के खिलाफ कहीं भी आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। फ्रीडम ऑफ असेंबली का क्या मतलब है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट करने की इजाज़त आर्टिकल 16 जौन-सा है वो आपको देता है। फिर आर्टिकल 7 आपको किस चीज़ की फ्रीडम देता है? वो आपको एसोसिएशंस की फ्रीडम देता है। कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो डिफरेंट, ठीक है? एसोसिएशंस क्या मतलब बना सकते हो कि जो आपकी स्टूडेंट यूनियंस हैं, ठीक है? आपकी लेबर ऑर्गनाइजेशंस हैं, इस तरह की एसोसिएशंस जो होती हैं, वो आर्टिकल 7 आपको वो बनाने की इजाज़त देता है कि आप ये भी कर सकते हो, ठीक हो गया? इसके बाद आपके पास आर्टिकल 18 भी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो-सा अपना ट्रेड करो, खुलेआम अपना बिज़नेस करो, लिख लो। आर्टिकल 18 आपको फ्रीडम देता है कि आप ट्रेड करो, बिज़नेस करो जिस तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको उसमें तंग नहीं किया जाएगा, ठीक है? बिज़नेस करने की, ट्रेड करने की इजाज़त आपको फ्री में देता है। उसके बाद अभी तक जितने आर्टिकल्स किए हैं और ये आर्टिकल्स एक साइड पे 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। आजकल जो कुछ चल रहा होता है, सोशल मीडिया के ऊपर लोग स्टेटस लगाते हैं, तो अगर कोई कहे कि ये गलत है, तो वो कहता है भाई आर्टिकल 19 के तहत मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। मैं कुछ भी कहूँ, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जौन-सी है क्या कहते हैं अब मैं यहाँ एक अगर बात कहूँ कॉमन सेंस की, मुझे ये बताओ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कब ऐड हुए हैं?
फंडामेंटल आर्टिकल्स जोन से हैं ये कब ऐड हुए हैं? मुझे कोई इसका आंसर दो। फंडामेंटल राइट्स जोन से हैं वो हमारे आइन के अंदर कब ऐड हुए हैं? 18वीं तरमीम के बाद। तो ज़ियाउल हक साहब 18वीं तरमीम से पहले आए थे कि बाद में आए थे? ज़ियाउल हक साहब ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन ज़ियाउल हक साहब जोन से हैं तब ये आर्टिकल जोन-सा है वो आइन के अंदर नहीं था। राइट टू फेयर ट्रायल जोन-सा है, अगर ये होता तो राइट टू फेयर ट्रायल अगर 1973 के आइन में तब होता तो शायद भुट्टो साहब को फांसी भी ना लगती, ठीक है? तो राइट टू फेयर ट्रायल ये जितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये 18वीं तरमीम के अंदर आपके ऐड किए गए हैं। अच्छा जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? 19 और इसी के अंदर 19 ए एक आपका आर्टिकल आया नया ऐड किया गया, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसी के बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट भी आया था 2017 का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो 19 ए क्या कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये है कि किसी भी सरकारी महकमे के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर हर शख्स के पास क्या है? इख्तियार है कि वो एक दरखास्त दे राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन को, राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन को दरखास्त दे और वो उसके हवाले से अगर मैं आज आप लोग दरखास्त देते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन मिलेगा और अगर आप वहाँ चाहते हो कि आपको ये बताया जाए कि सदर पाकिस्तान को या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कितनी मरात मिलती हैं या जज कोई किसी को क्या मिलता है, तो वहाँ अगर आप अपनी दरखास्त डालें, तो अकॉर्डिंग टू 19 ए आर्टिकल वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के पाबंद हैं। इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए एक सहाफ़ी ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को यूज़ करते हुए 19 ए को यूज़ करते हुए दरखास्त दी कि तोशाखाना के अंदर, तोशाखाना क्या होता है? जहाँ वज़ीर-ए-आज़म को बाहर के मुल्क से जो गिफ्ट मिलते हैं, वो तोशाखाना कहलाया जाता है। वहाँ जहाँ गिफ्ट रखे जाते हैं, उसको तोशाखाना कहते हैं। तो उसी के तहत ये दरखास्त दायर की गई थी कि तोशाखाना के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को जितने तोहाइफ मिले हैं, उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जिसके तहत बहुत ज़्यादा जोन-सा है, खास तौर पे सहाफ़ियों को बड़ा फ़ायदा होता है। वो इसके तहत दरखास्त डालते हैं और इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं और फिर उसके ऊपर स्टोरीज़ करते हैं। तो एक आम पाकिस्तानी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए हो कि ये हमारे मुल्क में जोन-सा है, ये फलाना बंदा ये क्या कर रहा है या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जोन-सा है, ये इन्फॉर्मेशन जोन-सा है, वो ले सकता है। तो 19 के बाद हमारे पास जोन-सा है 20 अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल 20 इसमें क्या है? इसमें आपको फ्रीडम दी गई है कि आप अपना रिलिजन जोन-सा है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलिजन, आपका कोई भी मज़हब है, आप अपने मज़हब को क्या करो, उसको उस पे कायम रहो और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, अपने जो से इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे हिंदू हैं, उनका क्या होगा? उनका मंदिर होगा। जो क्रिश्चियंस हैं, उनका क्या होगा? चर्च होगा। मुसलमान हैं, उनके पास मॉस्क होगी। तो वो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी खुद मैनेज कर सकते हैं, फ्रीडम है उनके पास कि वो उनको मैनेज करें और अपना जो मज़हब है, जिस मज़हब के ऊपर वो ईमान रखते हैं, उसको जौन-सा है, वो उसको उस हवाले से उसके ऊपर खुली आज़ादी है कि वो जिस तरह चाहें अमल कर सकें। ये आर्टिकल 20 जौन-सा है, हर किसी को अपने रिलिजन के हवाले से उस ज़िंदगी गुज़ारने की इजाज़त देता है। फिर आर्टिकल 25 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ सिटिज़न्स की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप हो, आपने पाकिस्तान की शहरियत ले ली, आपने पाकिस्तान से लॉयल्टी का हलफ उठा लिया, आपने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक क्या कहते हैं रिलेशन आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर को मान लिया पाकिस्तान की, तो फिर आप क्या हैं, आपका रंग क्या है, आप किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो, आपका कोई भी रिलीजन है, आपका कोई भी जेंडर है, आप पाकिस्तान की स्टेट के सामने इक्वल हो। ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर इक्वल बिफोर द स्टेट। हम इस आइन में क्या इस आर्टिकल में क्या कहा जाता है आर्टिकल 25 में कि कोई भी किसी भी जेंडर के खिलाफ बेशक वो मेल है या फीमेल है या रिलीजन की बेसिस के ऊपर किसी भी इंसान के साथ जो कि पाकिस्तान है अपने आप को पाकिस्तानी कहता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स को कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है? आर्टिकल 25 और इसी के साथ लिख लो आर्टिकल 25 ए। आर्टिकल 25 ए क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। इस मुल्क का जो भी बच्चा है या बच्ची है उसके पास राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 25 ए के तहत आर्टिकल 25 ए के तहत 5 साल से लेकर 16 साल तक का हर बच्चा, ये साथ लिख लो, 5 से लेकर 16 साल तक की एज, 5 से लेकर 16 साल तक की एज तक का बच्चा या मेल या फीमेल उसके उसकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे। ये सवाल जो-सा है बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि कौन-सी एज ब्रैकेट की बच्चों की ज़िम्मेदारी है हुकूमत को कि उनको मुफ्त तालीम दे। 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को
हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम दे, और ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 25A के अंदर। हुकूमत वक़्त की जिम्मेदारी है, जो कि पाकिस्तान का कोई भी बच्चा वो अगर तालीम हासिल करना चाहता है, वो 5 साल का हो गया है और 16 साल तक जो है उसको पाकिस्तान की हुकूमत जो-सी है वो मुफ्त तालीम देगी, और ये किसके तहत देगी? आर्टिकल 25A के तहत जो-सा है वो देगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो-सा है वो है आर्टिकल 36, इसी के साथ ये है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन आर्टिकल 36 के तहत, ये भी बड़ा रिपीटेड सवाल है। पीका पीका जौन-सा है, पीका इसलिए ऐड किया सलमान भाई कि जो मुखालफिन होते हैं ना, अच्छा एक तो ये बात याद रखो कि ये जब ऐड किया गया था, तब सोशल मीडिया नहीं आया था। पीका बेसिकली आया था आपका जो क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस जो-सा है आया, एक्ट आया था सॉरी। तो 2000 ये आया था 16 के अंदर। इसमें ये था कि ये आपका सोशल मीडिया जो था उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग जौन-सा है वो क्या करते हैं, वो कहते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप यूज़ करते हो। तो इसलिए जो पीका का एक्ट है 2016 का, ये उसको सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर लाया गया था। और ये पीका का जो एक्ट है, ये उस वक़्त भी इसके ऊपर तनकीद हुई थी, और अभी तो ऑर्डिनेंस जौन-सा आया था उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। और उसकी वजह यही बताई है कि आर्टिकल 9 के ये मुतसादम है। आप राइट टू स्पीच है वो उसको नहीं रोक सकते। तो अभी अदालत ने जो ऑर्डिनेंस आया था उसको क्या कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है कि ये आर्टिकल 19 जौन-सा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसके अगेंस्ट है, जिसकी वजह से और ये यहाँ एक बात याद रखो, जो आपके आइन में आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, जिनके ऊपर कंसेंसस है, आपने अब जो भी नया कानून बनाना है, जो भी बनाना है, वो हमेशा आइन से मुतसादम नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखनी है। कोई भी कानून आप नया बनाओगे, वो आपके जो आइन पहले से डिफाइन है, जो उसमें तरमीम हो चुकी है, उससे मुतसादम नहीं बना सकते। इसीलिए जो अभी स्ट्राइक डाउन किए हैं पीका ऑर्डिनेंस को, उस किस वजह से किया है कि वो आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी था। ठीक है? तो ये आपने चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी नया कानून आपके आइन के मुतसादम नहीं बन सकता। तो आर्टिकल 36 जौन-सा है, ये आपका क्या करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। ये क्या करता है, आपके प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। उसके बाद आपके पास आर्टिकल 58 आ जाता है। आर्टिकल 58(1) आर्टिकल 58(1) आर्टिकल 58(1) तो आर्टिकल 58(1) को हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट जौन-सा है क्या करता है, इसमें प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व असेंबली प्रेसिडेंट इसमें नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर कौमी असेंबली को क्या करता है, तहलील करता है। 58(2) भी जो हमने देखा था, 58(2) भी जो कि ज़िया साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था और चलता रहा था, फिर 13वीं तरमीम में नवाज शरीफ साहब ने खत्म कर दिया था। तो उसके बाद मुशर्रफ साहब ने फिर ऐड किया, लेकिन जब 18वीं तरमीम आई तो 58(2) भी जितने इख्तियार थे सदर के वो सब खत्म हो गए। जरदारी साहब ने वो सब इख्तियारात जौन से हैं वो पार्लियामेंट को दे दिए। लेकिन 58(1) जौन सा है ये आर्टिकल रहा, और इसमें क्या है, इसमें प्रेसिडेंट असेंबलीज को डिसॉल्व तो कर सकता है, जो अभी रिसेंटली हुआ, जो कि अलवी साहब ने डिसॉल्व की, लेकिन वो क्या है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा तो ही सदर असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, वरना सदर के पास ऐसा ये पावर नहीं है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आपके पास एक आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 तो ये भी सदर के रिलेटेड है। तो ये ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस जोन सा है, ऑर्डिनेंस पास करता है बाय प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस के बारे में सवाल पूछा जाता है, ऑर्डिनेंस क्या है, बिल क्या है? तो याद रखिएगा, जब भी ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस जोन सा हमेशा एक बिल हो, एक आपका क्या कहते हैं, सदर जारी करता है, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन तक ये ऑर्डिनेंस आपका अमल में रहता है, और 120 दिन के बाद जो सा है, इसको पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होती है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो इसमें ये लिखा है कि सदर जो सा है, कोई भी कानून जो सा है, कोई भी बिल जारी कर सकता है ऑर्डिनेंस की सूरत में, अगर मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगी हो, या अगर आपकी पार्लियामेंट जो सी है वो उसका इजलास ना हो रहा हो और इमरजेंसी की सूरत हाल हो, और आपको एक कानून पास करवाना हो, बहुत इमरजेंसी हो, तो आपका सदर जो सा है वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। लेकिन वो ऑर्डिनेंस 120 दिन तक रहेगा। 120 दिन के बाद उसे पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाना पड़ेगा, और वहां से मंजूरी दी जाएगी। अगर पार्लियामेंट उसे मंजूर नहीं करेगी तो सदर ने जो ऑर्डिनेंस पास किया होगा वो खुद ब खुद लैप्स कर जाएगा। ये जो अभी पीका की बात कर रहे थे, पीका का भी ऑर्डिनेंस था जो कि सदर ने जारी किया था। याद रखना, ऑर्डिनेंस हमेशा सदर जारी करता है,
क्या कहते हैं नेशनल फेडरल लेवल पर, और नीचे जो सा प्रोविंसेस होते हैं उनके अंदर जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है वो गवर्नर जारी करता है। यहाँ साथ लिख लो कि जो प्रोविंसेस होते हैं वहां गवर्नर जारी करता है, वहां गवर्नर जारी करता है, और उस ऑर्डिनेंस की मुद्दत 90 दिन होती है, 90 डेज। जो प्रोविंसेस में आपका ऑर्डिनेंस आता है उसकी मुद्दत कितनी होती है? जो प्रोविंसेस में आपका ऑर्डिनेंस आता है उसकी जो मुद्दत होती है उसकी 90 दिन होती है। और वो आर्टिकल 128 के तहत जो है वो गवर्नर जारी करता है, 128 के तहत, ठीक है। 128 के तहत गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करता है जिसकी 90 दिन मुद्दत होती है। लेकिन आर्टिकल 89 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है अगर मुल्क में इमरजेंसी हो या असेंबली काम ना कर रही हो, तो 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस जारी होता है। वरना क्या है, अगर आपने कोई भी बिल पास करवाना है उसका तरीका कल हमने देखा था कि या आप सेनेट के थ्रू आओगे या आप कौमी असेंबली के थ्रू आओगे। लेकिन अगर वो दोनों काम नहीं कर रही और मुल्क में कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है, तो आप क्या करोगे? आपने फिर ऑर्डिनेंस जो सा है वो सदर मुमलिकत जो सा है उसको पास कर सकता है। उसको प्राइम मिनिस्टर ही कहता है ना, उसको प्राइम मिनिस्टर ही कहता है। प्राइम मिनिस्टर मतलब कबीना उसे कहेगी ना, कबीना उसे कहेगी कि सर ये ऑर्डिनेंस जो सा आप जारी कर दें। लेकिन ये प्रेसिडेंट के पास खुद इख्तियार है। वो प्रेसिडेंट क्योंकि पार्टीज का होता है, तो इस वजह से, लेकिन ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है, उसे कोई एडवाइस नहीं करता। ये सिर्फ प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करे कि ना करे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डिनेंस के बाद हमारे पास जो सा है फिर एक और आर्टिकल आता है, छोटा सा, वो भी लिख लो। बल्कि आर्टिकल एक तो मिस कर गए। या आर्टिकल 58 के बाद जो मेन आर्टिकल रह गया वो है आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63। आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 62 जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, तो ये किसके हवाले से बात करता है? ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की हवाले से जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल करते हैं? आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 जो से हैं, ये इसके हवाले से ये डील करते हैं कि अगर कोई मेंबर है, आप कहते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, अगर वो क्या कहते हैं उसने कोई चोरी की है, उसने कोई डकैती की है, ठीक है? सादिक व अमीन, हालाँकि ये टर्म जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए सादिक व अमीन की, लेकिन सादिक व अमीन जो-सा है वो जो नहीं होगा, तो वो जो-सा है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से डील करता है। फिर आर्टिकल 63 ए है। आर्टिकल 63 एक डिफरेंट है जिसको हमने कल देखा था। ये आपकी डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स को डील करता है कि अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो डिफेक्ट कर जाएं, क्या कर जाएं? फ्लोर क्रॉसिंग कर जाएं, जिसको हमने कल देखा था, फ्लोर क्रॉसिंग कर जाएं, जो कि 14th अमेंडमेंट के अंदर ये ऐड हुआ था, फ्लोर क्रॉसिंग। तो उनके साथ क्या किया जाएगा? उनको डी सीट कर दिया जाएगा। ये हमने कल देखा था कि हमारे पास क्या था, 14th तरमीम में क्या था कि फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए। आपको जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो पार्टी ने कहा है कि आपने जिसको वोट डालना है और वो उसको वोट ना डालें, तो फिर उसका क्या होगा? उसका हल ये होगा, उसका हल जो-सा है, उसका हल ये होगा कि आप जो-सा है उसको डी सीट कर देंगे। वो एक दफा के लिए जो-सा मेंबर जो पार्लियामेंट है वो नहीं रहेंगे। तो वो आर्टिकल 63 ए डिफेक्शन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो-सा है उनको डिफाइन करता है, आर्टिकल 63 ए। उसके बाद हमारे पास जो-सा है सबसे इंपॉर्टेंट दोनों इकट्ठे ही चलो करवा देता हूँ। वो है आपके पास, एक तो है आर्टिकल, चलें 69 पहले कर लेते हैं, आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 ये कहता है कि जो आपके जजेस हैं, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो क्या, नॉट इंटरफेयर, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट है या आपके जजेस हैं या हाई कोर्ट हैं, वो क्या है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर। लेकिन आगे एक इफ है, वो ये है कि अगर इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, जो प्रोसीजर चल रहा है अंदर, कि अगर इजलास जो सा है, इजलास अगर 10 दिन के लिए मुलतवी किया है, तो उसके बाद जो सा है वो बुला ही नहीं रहा, ठीक है, स्पीकर जो सा है लेट्स सपोज इजलास ही नहीं बुला रहा और आइन में लिखा है कि आपने जो सा है इजलास बुलाना है, तो ये क्या है? ये है इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। अगर जो सा है कहीं वोट किसी का काउंट होना है, स्पीकर ने काउंट नहीं किया, तो ये क्या है? ये इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर है। ये इसको क्या कहते हैं? इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर जजमेंट्स हैं कि अगर
कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो सी है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, फिर उसका नोटिस ले सकती है, जो कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो नोटिस लिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो सा है इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर हो रही होगी, क्योंकि प्रोसीजर में मसला होगा। बट अगर कोई आइन की वायलेशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगी या उसमें पिटीशन दायर होगी, तो वो क्या कर सकती है, वो उसमें अमल दरामद अपना वो हुक्म जो सा वो जारी कर सकती है। और इसके साथ है आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 किसको डील करता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसके हवाले से चीजें हम देख चुके हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सा है क्या है जी, 20% अरकान जो से हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर जमा करवानी है आपने वजीर आजम के खिलाफ, या किसके खिलाफ होती है? वजीर आजम के खिलाफ। आर्टिकल 95 जो सा है वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करता है। इसमें क्या है, 20% अगर अरकान है वो वजीर आजम के खिलाफ लिख के दे दें कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी है, तो वो ले आते हैं। जब दरख्वास्त जमा हो जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो उसके विद इन 14 डेज कौमी असम्बली का इजलास बुलाना होता है। 14 डेज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना होता है। और जब कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाता है और उसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उसको पेश कर दिया जाता है, उसके बाद विद इन मिनिमम जो सा है आप क्या कर सकते हो, वोटिंग होती है। वोटिंग उसमें क्या होती है, वोटिंग नॉट बिफोर 3 डेज, 3 दिन से पहले नहीं हो सकती, और आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद नहीं हो सकती वोटिंग, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। नेशनल असेंबली का इसमें क्या हिसाब किताब है कि जब मोशन आपकी असेंबली का इजलास बुला लिया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वहां पेश कर दी गई, तो उसके ऊपर वोटिंग होनी है, और 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद जो सी वोटिंग नहीं हो सकती। और इसको हमने जो सा है वो करंट अफेयर्स का जो हमारा लेक्चर था मार्च का, उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के किस किस के, इसके हवाले से क्या क्या चीजें हैं। ठीक हो गया। एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सा है वो जो वजीर आजम होता है उसके अगेंस्ट उसके जो मेंबर्स होते हैं वो पास करते हैं। एक होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चाहें कि मुझे, उन्हें लगे कि अगर मेरे ऊपर किसी को एतमाद नहीं रहा तो वो खुद जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। वो भी इसी आर्टिकल के तहत लेते हैं। और वो 6 मार्च 2021 को एक दफा खान साहब ने लिया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। कब लिया था खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? 6 मार्च 2021 को इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। इस आर्टिकल को नहीं यूज किया, इस आर्टिकल को यूज नहीं किया, वो मैं आपको बताऊं। वो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आर्टिकल 95 के तहत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आर्टिकल 95 के तहत दिया है, क्योंकि आर्टिकल 95 कहता है कि वोटिंग होनी ही होनी, वोटिंग होनी ही होनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। लेकिन स्पीकर ने क्या किया, उसने वोटिंग नहीं करवाई और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल था उसकी वायलेशन की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और इस आर्टिकल को बेस बना करके आपने आर्टिकल 95 जो सा है उसकी वायलेशन की है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग नहीं करवाई, और जिसकी वजह से उन्होंने फिर एक्शन लेना पड़ा। ठीक हो गया। जी, जी। 7 दिन गुज़र गए थे, क्योंकि आपने 7 दिन के अंदर-अंदर वोटिंग करवानी होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक तो वोटिंग नहीं करवाई, दूसरा उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट ही कर दिया। एक बात याद रखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उसमें ये था कि स्पीकर ने क्या किया था, डिप्टी स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दिया था। और आइन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करने का जो तरीका है, वो सिंपल है, वोटिंग। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं, कामयाब होगी या नाकाम होगी, उसका फैसला कैसे होगा, वोटिंग से होगा। जब और स्पीकर ने वोटिंग करवाई ही नहीं और खुद ही रूलिंग देकर क्या कर दिया, उसको उसको खत्म कर दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जो होता है वो लेना पड़ा। नहीं, आर्टिकल 6 नहीं लग सकता था। आर्टिकल 6 जो सा है वो कुछ जो सलमान अकरम राजा हैं, सलाहुद्दीन हैं और हामिद खान जो बड़े-बड़े वकील हैं, उनके उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि लग सकता है, किसी ने कहा नहीं लग सकता, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं लग सकता। क्योंकि आर्टिकल 6 जो सा है ना, उसमें पूरी आप या आइन को तोड़ो या उसको हेल्ड इन अबायंस रखो या उसके ऊपर, तो इसमें एक आर्टिकल की वायलेशन हुई थी। एक आर्टिकल की वायलेशन हुई थी
आइन नहीं तोड़ा गया था। अब वायलेशन तो रोज होती है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ बोलना चाहूं, मुझे हुकूमत ना बोलने दे, तो ये भी तो आइन की वायलेशन है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। राइट ऑफ माइनॉरिटीज है आर्टिकल 36, तो उसके तहत माइनॉरिटीज के ऊपर क्या होता है? सिंध में चले जाओ, पाकिस्तान में देख, पंजाब में देख लो, तो हमारे साथ माइनॉरिटीज में यहाँ मुल्क में क्या हो रहा है? तो उसमें आर्टिकल 36 वायलेट हो रहा है। तो किसी ने नहीं कहा कि वजीर आजम के ऊपर आर्टिकल 36 आर्टिकल 6 लगा दो। तो वायलेशन ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, वो तो रोज वायलेट होती है। वो तो क्या है, वायलेशन हम रोज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन आर्टिकल 6 तब लगेगा, वो आर्टिकल 6 तब लगेगा जब क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही रोन दोगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया हमारे पास। उसके बाद अब हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 140 पे चलते हैं। आर्टिकल 140, आर्टिकल 140 ए जोन सा है, ये लोकल बॉडीज जोन सा है, ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से डील करता है। जो लोकल गवर्नमेंट हमने कल देखा था ना, लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल बॉडीज इलेक्शन, जो आपके नाजिम हैं, तहसील नाजिम है, कि वो किस तरह से होंगे, ये आर्टिकल 140 ए, ये भी सवाल जो सा पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है कि कौन सा लोकल गवर्नमेंट को आर्टिकल जो सा वो डील करता है, तो वो आपका आर्टिकल 148 ए है। ठीक, सॉरी 140 ए है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो सा है, जी, जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होने के बाद नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये मैंने आपको चीज़ समझाई हुई है। आप लोग जो से शायद भूल जाते हो या तवज्जो नहीं देते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक है कि उसको असेंबली के अंदर जमा करवाना। एक क्या है, असेंबली के अंदर जमा करवा देना उसकी करारदाद को। उसकी करारदाद को जब जमा करवाओगे 20% वोटों के साथ, 20% लोगों के एमएनएस के साइन के साथ, उसके 14 दिन बाद आपको इजलास बुलाना लाज़मी है। ये है करारदाद पेश करना। दूसरा है कि क्या कहते हैं, पहला क्या है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको असेंबली के अंदर जो सा है सेक्रेटेरिएट में जमा करवाना कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करने जा रहे हैं। तो जब ये 20% साइन करके वहां भेज देते हैं, उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, उसके 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है। जब इजलास बुला लिया और उस इजलास की सदारत हो रही है, फिर क्या होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन जिसे कहा जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको ये किया जाता है कि उसको पेश कर दिया जाता है असेंबली के अंदर, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने पढ़ के पेश की। जब वो पेश हो जाएगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर बहस होती है और 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं करवा सकते और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं करवा सकते। ये प्रोसीजर है सिंपल सा, कि एक आपने 20% लोगों ने साइन करके सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी दरखास्त। जब दरखास्त जमा करवाई तो उसके बाद 14 दिन के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाना है। जब कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया, तो फिर उसमें मोशन को पेश किया जाएगा, जो कि ऑपोजिशन लीडर या जो भी करेगा। जब वो पेश करेगा, फिर उसके बाद वोटिंग होगी, जो कि 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। बहस हुई तो थी, बहस हुई तो थी। जिस दिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इजलास कहा था 10 अप्रैल को, उस दिन फिर लंबी-लंबी तकरीरें हुई तो थी, वो बहस ही थी, जिसको फिलिबस्टर कहते हैं। उसके सब सेक्शन होते हैं 1, 2, 3 ए, बी, सी, ये उसके सब सेक्शन है। ये उसके सब सेक्शन है। जैसे आर्टिकल 63 है, तो आर्टिकल 63 ए, ठीक है? इसी की तरह आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन 19 ए के अंदर क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास हर मुल्क के अंदर जहां है उसमें इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्सेस करने की वो क्या कहते हैं, आपके पास राइट है। तो ये उसके अंदर सब क्लॉजेज होती हैं, ए, बी, सी हो गया, 1, 2, 3, ये उसकी सब क्लॉजेज होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो सा है 153 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है, इंटरेस्ट। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है? ये बना आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें 8 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स होते हैं और इसमें क्या होता है? इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, 4 सीएम ऑफ चारों सूबाई आपके जो वज़ीर आला होते हैं वो होते हैं और 3 आपके क्या होते हैं, इसमें फेडरल मिनिस्टर होते हैं। इसमें 3 क्या होते हैं? फेडरल मिनिस्टर होते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है सूबों के अंदर और विभाग के अंदर कोऑर्डिनेशन करना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का क्या होता है काम? इसका सूबों के साथ और जो विभाग का है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन कायम रखना। उनमें जौन-सा है, कोई मसला आ रहा है, कोई टैक्सेस का मसला है, कोई फंड ट्रांसफर का मसला है, कोई पानी का मसला है, नहरी पानी सिंध के पास ज़्यादा जा रहा है, कभी पंजाब के पास ज़्यादा जा रहा है, किसको क्या चीज़ चाहिए सूबों को और विभाग को, तो इनके दरमियान जो-सा बैलेंस रखना, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसे सीसीआई कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो-सा इसको हेड करता है और इसके लिए आइन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि जो सीसीआई है, इसको 90 दिन के अंदर-अंदर लाज़मी मिलना होता है। मिनिमम 90 दिन के अंदर एटलीस्ट एक दफा जो-सा है इसको मिलना होता है 90 दिन के अंदर।
CCI हैज टू मीट वंस इन 90 डेज। इसको एक दफा 90 दिन के अंदर अंदर लाजमी मिलना होता है। ये आइन का आर्टिकल 153 के अंदर ये लिखा हुआ है कि CCI जो सी है वो एक दफा लाजमी जो सा उन्होंने मिलना ही मिलना है। और अभी जो सा है CCI की रिसेंट अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2018 के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई थी, नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई थी। ये सवाल जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी कब बनी थी, तो 2018 में बनी थी। और किसने बनाई थी? CCI ने बनाई थी कि किसको जो सा है कितना पानी जाएगा, और ये सारी चीजें जो सी हैं ये CCI ने की थी। और ये एक बहुत जो सा है आईनी इंस्टीट्यूट, एक अच्छा इदारा है, और अगर इसको यूज किया जाए तो 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत अच्छा जो है फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान बैलेंस करने का एक अच्छा काम है। और इसकी नेशनल वाटर पॉलिसी जो है उसकी भी काफी जो है तारीफ हुई थी, और इसको जो है वन पेपर में भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें CCI के बाद हमारे पास जो आता है आर्टिकल्स, वो है अब हमारे पास आर्टिकल 156। वो क्या है? आर्टिकल 156 एक दफा ये पूछा गया था। ये है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये क्या है? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के बारे में आर्टिकल का तो नहीं इतना पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। तो ये 13 मेंबर्स होते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर। इसमें 13 मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स हैं। और दूसरा जो इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसका हेड कौन होता है या चेयरमैन, इसका प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो इसका चेयरमैन होता है। ठीक है? वो ये होता है इसमें कि इसमें क्योंकि क्या कहते हैं आपका डिफरेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी होते हैं, डिफरेंट और लोग भी होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसको चेयर करता है। तो वो बीच में वो जो वजीर खजाना की भी ऑप्शन होती है, तो स्टूडेंट वजीर खजाना इकोनॉमिक समझ के टिक कर आते हैं। लेकिन इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और 13 मेंबर्स होते हैं। और आगे आप जो सा है अगर आपने वो याद करने हैं तो इसमें 4 चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, इसमें 4 CM होते हैं, और 4 बंदे जो से हैं वो रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर, और 4 बंदे होते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर्स जो से हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह 4, 4, 8 और 4, 12 और एक प्राइम मिनिस्टर, 13 बंदे हो जाते हैं इसमें। ठीक है? 4 चीफ मिनिस्टर इसमें होते हैं, और 4 जो से हैं बंदे ऐसे होते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर एक-एक बंदे को रिकमेंड करता है मेंबर को इस इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर। और इसी तरह 4 जो से हैं लोग मेंबर्स, उनको कौन रिकमेंड करता है? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है। और वो यहाँ बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में के जो सा है वो तजावुज़ात देते हैं कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो सा एक आईनी फोरम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। तो ये जो सा तजावुज़ात मांगी जाती हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह बेहतर हो सकती है, तो आप ये हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो सा है आर्टिकल 156 के तहत मौजूद है। तो उसमें आप मेंबर्स ऐड करके डिफरेंट मुख्तलिफ पार्टीज के, तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो सा एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कर सकते हैं, जैसे एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। तो ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो सा ये भी हमारे पास एक अच्छा इदारा है। उसके बाद जो सा है आपका क्या कहते हैं, इसमें एक 160 आर्टिकल 160 भी है, वो है NFC के हवाले से, नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये भी नेशनल फाइनेंस कमीशन, इसका भी सवाल पूछा जाता है, इसका बस आर्टिकल पूछा जाता है। ये अब नेशनल फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर 11 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने हैं? 11 मेंबर होते हैं। और इसमें क्या है? इसमें फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जो आपका फेडरल ने जितना टैक्स इकट्ठा किया, जितना उसके पास पैसा आया, उसने सूबों को कितना पैसा देना है, उसने क्या करना है, उसने सूबों को कितना पैसा देना है, किस तरह से चीजों को करना है। और किस, जैसे पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसको जो उनसे सबसे ज्यादा पैसे जाएंगे, फिर सिंध को पैसे जाएंगे, फिर KP को जाएंगे, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस लिहाज से उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने एक और इसमें चीज ऐड की कि जो आपके पास बलूचिस्तान है, क्योंकि वो बैकवर्ड इलाका है, वहां गुर्बत ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा उसका शेयर बढ़ाया जाए। तो NFC क्या करता है? NFC जो है इसमें बस एक याद रखें कि ये फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो सा है वो करता है, फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो सा NFC करता है। और एंड में अगर थोड़ा सा अगर हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर इसके में NFC को थोड़ा सा डिटेल में भी अगर कहोगे तो वो मैं एंड में आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आर्टिकल 160 के तहत NFC जो है वो आपका काम करता है, और इसको जो हेड करता है, इसका जो चेयर होता है, वो जो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसको जो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर NFC को हेड करता है। उसके बाद आर्टिकल 175A मैं बता चुका हूं आप लोगों को। आर्टिकल 175A, आर्टिकल 175A के तहत क्या है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है। आर्टिकल 175A के तहत क्या बना है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, MNAs MPs होना लाजमी नहीं है, कोई भी बंदों को रिकमेंड कर सकता है।
MNAs और MPs होना लाजमी नहीं है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175 के तहत बंदा है, 9 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, 9 मेंबर्स होते हैं। हेड कौन कर रहा होता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद 4 सीनियर जज होते हैं, 4 सीनियर जज होते हैं। एक रिटायर्ड जज होता है, 1 साल के लिए ये आता है। एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, AGP। एक लॉ मिनिस्टर होता है इसके अंदर, और एक कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार। सुप्रीम कोर्ट बार का, सुप्रीम कोर्ट या वैसे जो बार होती हैं लॉयर्स की, उनका कितने हो गए? 1 2 3 4 और 4 और 4 8 और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 9 मेंबर्स हो गए। ये मिलके जजेस को अपॉइंट करते हैं। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मकसद होता है? इनका मकसद होता है कि ये जजेस को अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस जो होता है, इसका चेयरमैन इसको हेड कर रहा होता है, चीफ जस्टिस, और उसी के पास ये पावर होती है कि वो एक नाम जो है फ्लोट करता है। अब जस्टिस अभी आयशा जोनसी हैं, वो जब आई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो जज का नाम नॉमिनेट कौन करता है? वो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है, और वो चेयरमैन भी होता है। तो चीफ जस्टिस किसी भी जज का नाम नॉमिनेट कर सकता है, और इसमें जो मेजॉरिटी फैसला करती है, 9 मेंबर्स हैं, तो अगर 5 लोग कहेंगे कि जस्टिस आयशा यस हैं, तो वो ओके हो जाएंगे, और अगर 4 लोग नो भी कहेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसमें सिंपल मेजॉरिटी से जो सा है वो फैसला हो जाता है, और वो आपके जो से जज जो से हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जैसे जज हैं वो भर्ती हो जाते हैं। तो वो आर्टिकल जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो ये फैसला करता है आर्टिकल 175A के तहत। उसके बाद आपके पास जो सा आर्टिकल 175A के बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 184(3), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 184(3) क्या है? 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है सो मोटो क्या कहते हैं उसको, सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन। सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 184(3). सो मोटो का इख्तियार क्या होता है कि किसी भी पब्लिक का कोई मैटर हो या फंडामेंटल राइट का इशू हो, तो सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले सकती है। अज खुद नोटिस, अज खुद नोटिस, अज खुद नोटिस। ये जो अभी आपका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये जो असेंबलियां तहलील हुई थी, इमरान खान साहब ने की थी, और ये सारा मामला हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था, अज खुद नोटिस लिया था 184(3) के तहत। ठीक हो गया? 184(3) के तहत सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन है, सो मोटो एक्शन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो किसी मामले पे चाहें तो खुद नोटिस लें और किसी मामले पे चाहें तो ना लें। ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है। तो 184(3) के तहत जो सा है ये नोटिस जो सा है वो लिया जाता है। ठीक हो गया? उसके बाद इसी के साथ ही लिख लो आर्टिकल 204। आर्टिकल 204 में तौहीन अदालत होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत होती है? तौहीन अदालत जिसे कहा जाता है, आर्टिकल 204 के तहत। आर्टिकल 204 के तहत जो है तौहीन अदालत जो है उसकी कार्रवाई की जाती है। ठीक हो गया? आर्टिकल 204 के तहत। और उसके बाद यहाँ फिर सारे आपको पता है यहाँ जुडिशरी के आर्टिकल्स हैं। इसमें आर्टिकल 179 है जो कि एज के बारे में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की एज कितनी होनी चाहिए? 65 साल होनी चाहिए। वो कौन बताता है? आर्टिकल 179। इस तरह 195 आर्टिकल है, वो बताता है कि हाई कोर्ट के जज की एज 62 होनी चाहिए। तो बस आपको उनकी एज जितनी है वो पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल क्या बताते हैं। इतना ज्यादा याद ना करो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की एज कितनी है, 65 साल, और हाई कोर्ट के जज की एज कितनी है, जिसके बाद वो रिटायर हो जाता है, 62 साल जो है वो एज। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 218 है, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से डील करता है। आर्टिकल 218 लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 218 इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीजों को डील करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, और अब जो है पूछा भी गया था अभी रिसेंटली, ये सब पेपर के अंदर आया भी था ये सवाल 226 कि इलेक्शन बाय सीक्रेट वोट, सॉरी इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट। इसमें क्या है? सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन होगा। जितने भी इलेक्शंस होंगे कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के, वो कैसे होंगे? वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। एक्सेप्ट, ये 2 एक्सेप्ट याद रखने हैं, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का, इनका जो इलेक्शन होगा ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होगा। ये किसके थ्रू होता है? ये होता है शो ऑफ हैंड के थ्रू। ये शो ऑफ हैंड के थ्रू इनके इलेक्शन होते हैं कि आप अपने हैंड रेज करते हो और इनके थ्रू जो सा है इनके इलेक्शन होते हैं। लेकिन उसके अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट, चेयरमैन सेनेट,
डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ये सब इलेक्शंस जोन से हैं। इवन आपका जो सदर पाकिस्तान है उसके इलेक्शन, सारे इलेक्शन जोन से हैं, वो कैसे होते हैं? वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं और सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्ट नहीं होते। और ये आर्टिकल 226 के तहत जोन सा है, ये बताया गया है कि इस मुल्क के अंदर ये जो इलेक्शन होंगे ये सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। इवन जो आपका जो जनरल इलेक्शन जो होते हैं जो 2018 में, या बल्दियाती इलेक्शन, ये भी सारे सीक्रेट इलेक्शन के तहत ही होते हैं। उसके बाद आर्टिकल 228 है, ये है आपका सीआईआई के रिलेटेड, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। जी, प्रेसिडेंट इलेक्शन भी आपके सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। शो ऑफ हैंड्स, क्या आप हैंड रेज करके बताओगे कि मैंने इस बंदे को वोट देना है? शो ऑफ हैंड्स के थ्रू होगा आपका प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन। अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक बनाई गई थी 1962 के अंदर, अयूब खान साहब ने ये बनाई थी 1962 के अंदर, अगस्त के अंदर, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1962 के अंदर, 1 अगस्त 1962 के अंदर जोन सा जब आइन बन गया था, उसके बाद अयूब खान ने ये कंपोजिशन ये बनाई थी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। इसका क्या मकसद था कि जितने भी कानून हैं जो भी पास होते हैं वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास जाएंगे और वो उनको रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि ये इस्लाम से मुतसादिम तो नहीं है कहीं कानून। तो ये जोन सा है ये आपने याद रखना है। और इसकी कंपोजिशन में बस याद रखें कि इसमें मिनिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 8 मेंबर्स, और मैक्सिमम इसमें जोन से हैं 20 मेंबर्स हो सकते हैं, 20 मेंबर्स हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो सवाल इसका पूछा गया है पिछले साल, वो इसके चेयरमैन का नाम पूछा गया है, क्योंकि इसका चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो वो चेंज नहीं हुआ, उसका नाम है किबला अयाज। उसका क्या नाम है? किबला अयाज। किबला अयाज उसका नाम है, किबला अयाज। जो उसके चेयरमैन का क्या नाम है? उसके चेयरमैन का नाम है किबला किबला अयाज। किबला अयाज उसके चेयरमैन का नाम, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का। और ये 228 के तहत बनी थी, आर्टिकल के तहत, और इसको अयूब खान जोन सा है उसने बनाया था। लेकिन इसके बारे में जो कंपोजिशन है, इसमें क्या है कि इसकी कंपोजिशन किस तरह से होगी वो आर्टिकल 228 के अंदर बयान की गई है। फिर आगे 2-3 रह गए हैं, वन लाइनर करते हैं। 251 आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज होगी हमारी। ये क्या कहता है? ये हमें कहता है, ये हमें आर्टिकल 251 कहता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा ये सवाल पूछा गया है कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। ये आर्टिकल कौन सा बयान करता है? आर्टिकल 257। और इसके हवाले से याद रखें कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और प्रोविंसेस के पास इख्तियार है कि वो और भी अपनी जोन सी है प्रोविंस लेवल पर अपनी लैंग्वेज को फरोग दे सकते हैं। और इंग्लिश जोन सी है, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। और साथ ये लिखा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि हम उर्दू की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन तब तक हम इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूज करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज 251, 251, ठीक है। उर्दू क्या है? आपकी नेशनल लैंग्वेज है और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जो यूज की कानून आइन में तो नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हम यूज करते हैं। और आर्टिकल 257 जोन सा है, आर्टिकल 257 में प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू कश्मीर। ये क्या है? रिलेटेड टू कश्मीर। ये कश्मीर के रिलेटेड है कि जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा तो फिर कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो किस तरह से क्या कहते हैं पाकिस्तान का किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। कि जब पाकिस्तान कश्मीर के लोग पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे तो उसके बाद उनके लोगों के पास ये इख्तियार होगा कि वो किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, सूबा बन के रहना चाहते हैं, फेडरेशन के तौर पे रहना चाहते हैं, मतलब जो भी वो चाहें वो आज़ाद हैं। और कश्मीर के रिलेटेड सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 251 और आर्टिकल 257 दोनों जोन से हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, एक आर्टिकल तो रह गया जो इंपॉर्टेंट है अभी आजकल के दौर में, वो है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 ये आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड है। ये किसके रिलेटेड है? आर्मी के रिलेटेड, आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड है। कि आर्म्ड फोर्सेस जोन सी हैं वो आपकी कहाँ से, फेडरल हुकूमत जोन सी है उनको जो ऑर्डर करेगी वो उसके मातहत हैं, वो उनके जोन सा है उनके हवाले से चीजें करेंगी। और आर्टिकल 245 में एक जो चीज लिखी हुई है जिसके बारे में पूछा जाता है कि ये क्या करेंगे? ये एक्ट करेंगी, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट इन एड ऑफ सिविल सिविल पावर। जो सिविल गवर्नमेंट है उसकी एड में ये काम करेंगी जब भी उन्हें बुलाया जाएगा। आर्टिकल 245 क्या कहता है कि जो आपकी आर्मी है, आपकी जो भी फोर्सेस हैं, बड़ी फोर्सेस हैं,
जितनी भी आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको सिविल एड के लिए, सिविल इंतजामिया की मदद के लिए जब भी बुलाया जाएगा, उन्होंने हर वक़्त तैयार रहना है और जब भी उनको बुलाया जाएगा कि कोई तूफ़ान आ गया है, कोई मसला आ गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फ़ौरन जो-सा है, फ़ौरन से पहले पहुँच जाना है और सिविलियन इंतज़ामिया की आप लोगों ने क्या करनी है, आपने मदद करनी है। तो ये क्या है, ये आपका आर्टिकल जो-सा है 245 जो-सा है, वो इसके हवाले से चीज़ों को बताता है। उसके बाद बस आर्टिकल 245 और बस इतना ही कर लो। आर्टिकल यहाँ तक जो उनसे चीज़ों को बस कर लो। बल्कि एक आर्टिकल लिख लो आर्टिकल 245 के बाद आर्टिकल 232 इस क्योंकि आजकल इसके हवाले से मैसेज कीजिएगा सलमान भाई बल्कि शाम को आ रहे हो ना आप? शाम को बताऊँगा आपको, ठीक है? गिफ्ट लेने आ रहे हो तो शाम को बताऊँगा आपको। अच्छा आर्टिकल 232 जो-सा है ना आर्टिकल 232 जो-सा है इसमें ये है कि जो इमरजेंसी है ना, इसमें ये किसमें है? ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट। अब सवाल कोई पूछ ले कि इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी कौन लगा सकता है? तो याद रखना इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है, किसी की भी एडवाइस के बगैर। जब भी चाहे इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी जोन-सा है वो कौन लगा सकता है? जो हम कहते हैं ना इमरजेंसी लगा दो, तो वो क्या है? वो प्रेसिडेंट लगाता है आर्टिकल 232 के तहत। और ये क्यों लगा सकता है कि अगर कोई सिविल अनरेस्ट हो जाए, कोई मसला-मसाइल हो जाए, सूबाई हुकूमतें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल को ना सँभाल सकें, तो इमरजेंसी लगा दी जाती है और इसमें क्या होता है फेडरल हुकूमत और फौज जोन-सा है वो सारा इंतज़ाम सँभाल लेती है और इसमें फिर एक चीज़ याद रखें, सदर लगा तो सकता है लेकिन इसमें एक प्रोविज़न है कि विद इन 10 डेज़ 10 दिन के अंदर-अंदर उस इमरजेंसी को वैलिडेट करवाना पड़ेगा फ्रॉम पार्लियामेंट। उसको पार्लियामेंट जोन-सा है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं आपके, सेनेट और नेशनल असेंबली, उससे 10 दिन के अंदर-अंदर वैलिडेट करवाना पड़ेगा, वरना जो आपकी वो इमरजेंसी है, वो खत्म हो जाएगी। 10 दिन के अंदर-अंदर जैसे ऑर्डिनेंस है, उसको 120 दिन के अंदर सदर जो जारी करता है, उसको कन्फर्म करवाना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरह इमरजेंसी अगर मुल्क में लगती है, तो इमरजेंसी आर्टिकल 232 के तहत लगती है, लेकिन जो सदर है, वो लगाने के बाद उसके उसके पास ये क्या कहते हैं 10 दिन के अंदर-अंदर पार्लियामेंट के अंदर भेजना होता है, सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर, ये जो इमरजेंसी लगाई है, इसको वैलिडेट किया जाए कि ये हमने बिल्कुल सही लगाई। जी, जी। प्रेसिडेंट जौन-सा है, उसको फिर भेजना पड़ता है कि मैंने ये इमरजेंसी लगा दी है, मुल्क में ये हालात थे और इस वजह से और अगर पार्लियामेंट उसको सही समझे कि ये इमरजेंसी सही लगाई है, तो वो फिर उसको वैलिडेट कर देगी, वरना वो कहेगी कि ये आपने इल्लीगली तौर पर लगाई है। जी, जी, लगाई थी उसने, मुशर्रफ ने लगाई थी। आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपको डिटेन कर लिया जाए, आपको अरेस्ट किया जाए, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। आर्टिकल 10 ये बात करता है। जी, जी, वो रहते हैं। इमरजेंसी सिर्फ़ इस मौके पे लगाई जाती है कि जो आपके प्रोविंसेस हैं ना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल नहीं कंट्रोल हो रही होती। तो वो सारा कंट्रोल ताकि सेंट्रलाइज़्ड हो जाए, ऊपर से एक ही ऑर्डर आए और सब उस ऑर्डर के ऊपर अमल करें। तो इस वजह से जो-सी है ये इमरजेंसी लगा दी जाती है। ठीक हो गया? और इसके साथ जो-सा ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो हमने कल क्या कहते हैं, जो-जो चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आर्टिकल्स, आपके अमेंडमेंट्स, आपकी नेशनल असेंबली ये किस तरह काम करते हैं, इनके हवाले से जो-जो चीज़ें थी, वो जो-सी हैं इंशाल्लाह हमारी क्या हो गई, वो कंप्लीट हो गई और कल जो-सा है फिर हम क्या करेंगे, ज़ियाउल हक के दौर से आगे अपनी पाकिस्तान अफ़ेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। मुझे नहीं पता इस आर्टिकल का। मार्शल लॉ में हमने देखा तो है, मार्शल लॉ में आपका आइन खत्म हो जाता है। मार्शल लॉ को हमने देखा तो है, मार्शल लॉ में आपका सबसे पहले आइन खत्म हो गया। जब आइन खत्म हो गया तो आपके जितने बुनियादी हकूक हैं वो खत्म हो गए। आपको जो मर्ज़ी उठाए, जो मर्ज़ी आपके साथ करे, तो आपका सारा वो आइन खत्म हो गया और उसमें फ़ौज जौन-सी है वो आपकी सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लेती है। तो यही आपका मार्शल लॉ होता है, आपका सदर आपकी असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं और फिर उसके बाद जौन-सा 90 दिन के अंदर हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ना जब भी आपकी असेंबलियाँ तहलील होती हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, तो फिर 90 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शन होने होते हैं। ये हमने कल देखा था कि 90 दिन के अंदर क्या है, इलेक्शन करवाना लाज़मी होता है।
ठीक है जी। यहाँ अभी इस लेक्चर के रिलेटेड कोई सवाल जवाब तो नहीं है? जो मार्शल लॉ होता है ना, मार्शल लॉ को कोई भी वैलिडेट नहीं करता, लेकिन जो आईनी तरमीम करवाई जाती है ना, जैसे वो आए थे ज़िया साहब, जब उन्होंने 8वीं तरमीम करवाई तो उन्होंने कहा मैंने जो मार्शल लॉ लगाया उसमें जो काम किया उसे वैलिडेट कर दो। इसी तरह जब आपकी 17वीं तरमीम 2003 में मुशर्रफ ने की थी, तो उसमें भी उसने ये किया था कि मैंने जो मार्शल लॉ में इकदाम किए हैं, उनको क्या है आईनी हैसियत हासिल हो जाएगी। तो ये जब डिक्टेटर आते हैं, तो वो फिर जब आईनी तरमीम लेके आते हैं बाद में असेंबली के थ्रू, तो उसमें वो जो उन्होंने गैर आईनी इकदाम किए गए होते हैं, वो उसमें क्या किया जाता है, उनको माफ़ी मिल जाती है। तो वो उनको आईनी तरमीम के थ्रू वैलिडेट करवा लेते हैं और आर्टिकल कोई भी डिफाइन नहीं करता इनको। चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर को, इन सब को उनके अपने मेंबर्स चेंज कर सकते हैं, ना प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है, ना ही प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकता है, ये याद रखो। चेयरमैन सेनेट को सेनेटर्स चेंज करेंगे और जो स्पीकर होते हैं उनको एमपीए या एमएनएस जो हैं वो चेंज करेंगे अपनी प्रोविंस अपनी असेंबलीज के हवाले से। अटॉर्नी जनरल जौन सा होता है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है उसने हर केस के अंदर, अदालतों के अंदर। अटॉर्नी जनरल का फंक्शन ये होता है, जो कि अभी खालिद जवेद खान साहब थे, अब तो नए आएँगे, अभी तक तो नहीं अपॉइंट हुए। तो उनका काम होता है अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करना इन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने उसको डिफेंड करना होता है अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है? अब इससे पहले कि आप लोग जौन सा है उनकी बस हो, जी, जी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एमएनए होता है हमेशा, इसी तरह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो भी एमएनए होता है। अगर नीचे हम क्या कहते हैं एमपीए की सतह पे आएँगे तो वो भी एमपीए ही होता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, ये चीज़ याद रख लो। अच्छा, इससे पहले कि आप लोग जो-सा है फिर भाग जाओ और आप लोगों का फिर आप मुझे कल कहो कि सर ये क्या था? याद रखो एनएफसी के हवाले से मैं आपको थोड़ी-सी बता दूँ, जनरल आप लोगों को ज़िंदगी में काम आएगी एनएफसी की डिस्कशन। ये एनएफसी जो-सा है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है इसमें। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस जो-सी है वो एनएफसी आर्टिकल 160 के लिए होता है। और एनएफसी अवार्ड कितने साल ये एनएफसी अवार्ड होता है जो कि किया जाता है ये 5 साल के लिए एनएफसी अवार्ड जो-सा है वो होता है। 5 साल के लिए एनएफसी अवार्ड होता है कि सूबों में जो-सा है वो चीज़ें जो-सी हैं, जो पैसा है वो तक़सीम कर दिया जाए। अच्छा जी, अब क्या होता है, जितनी जो आपका रिसोर्सेज़ कलेक्ट होते हैं, उसमें जो 93% है ना, वो फेडरल के पास होते हैं। सारे जो पैसे हैं मोर देन 90% वो कहाँ होता है, टैक्सेस वगैरह ये फेडरल के पास होते हैं। अब ये होता है, पहले ज़रा थोड़ा-सा इसका एनएफसी का बैकग्राउंड अगर सुन लो, कि 1973 की जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उसके बाद जो-सा है एनएफसी बना था। एनएफसी अवार्ड सबसे पहला कब दिया गया? फर्स्ट अवार्ड एनएफसी जो-सा है, फर्स्ट अवार्ड इसे कहते हैं एनएफसी अवार्ड, ये वो अवार्ड नहीं है, जो जैसे ऑस्कर अवार्ड है। तो एनएफसी कमीशन का जो अवार्ड होता है वो पहला 1974 के अंदर जो-सा है ये दिया गया और एनएफसी कमीशन बना कब था? 1973 के आईन के तहत बन गया। तो पहला अवार्ड जो-सा है 1974 के अंदर दिया गया और उसके बाद जो-सा है क्या हुआ? उसके बाद हमारा 7वां एनएफसी अवार्ड आया, उसके बाद हमारा 7th एनएफसी अवार्ड आया, 7th एनएफसी अवार्ड आया जो कि 2010 से लेकर 2015 तक था, जो कि 18वीं तरमीम के बाद था। ठीक है? ये क्या था? 18वीं तरमीम के बाद था और ये जो 7वां एनएफसी अवार्ड है इसके बारे में पूछा जाता है ये कहाँ साइन हुआ था? ये गवादर के अंदर साइन हुआ था। इसको गवादर के अंदर बैठ के साइन किया था। इसकी वजह क्या थी? गवादर बलूचिस्तान का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और बलूचिस्तान को हिस्सा ज़्यादा देना था, जिसकी वजह से इसको गवादर के अंदर बैठकर क्या किया गया? साइन किया गया। ठीक है? और अभी जौन-सा है आपका लास्ट जौन-सा एनएफसी अवार्ड आया था 2010 से 15 तक वो क्या था? 7वां एनएफसी अवार्ड था। अब इसमें जो समझने वाली आपकी चीज़ है, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे होती है, क्राइटेरिया पॉपुलेशन है। इसमें पहले क्या होता था, प्रीवियसली सिर्फ पॉपुलेशन की बेस के ऊपर जो फाइनेंस है, उसको क्या कर दिया जाता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। 18वीं तरमीम से पहले सिर्फ पॉपुलेशन बेस थी। लेकिन लेकिन जब 7वां अवार्ड आया एनएफसी तरमीम, 18वीं तरमीम के बाद, उसमें पॉपुलेशन की बजाय 2 चीज़ें और ऐड की गई, बल्कि 3 चीज़ें ऐड की गई। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, जहाँ गुर्बत ज़्यादा होगी वहाँ पैसे ज़्यादा जाएँगे। फिर रेवेन्यू जनरेशन रेवेन्यू जनरेशन, जो सूबा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसके पास ज़्यादा पैसा जाएगा। और एक चौथा ऐड किया गया कि इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, एक क्या था? उसको कहते हैं इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, एक ये भी चीज़ ऐड की गई। अब इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब था कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन हो, एरिया बहुत ज़्यादा खुला हो, जैसे बलूचिस्तान, ये किसके लिए ऐड किया गया था? चौथा पॉइंट बलूचिस्तान के लिए, कि बहुत बड़ा एरिया हो, आपको पता है एरिया वाइज़ बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब?
कि एरिया बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन थोड़ी सी है, ऐसे बिखरी बिखरी जोन सी है। कोई अगर बलोचिस्तान से यहाँ है तो उसको पता होगा कि बहुत दूर दूर इलाके जोन से हैं, वहां खुले खुले इलाके हैं और वहां थोड़े थोड़े लोग बसते हैं। ठीक हो गया। तो स्कैटर्ड पॉपुलेशन जोन सी है बलोचिस्तान की, एरिया वर्सेस और पॉपुलेशन डेंसिटी जोन सी है, वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है एरिया वर्सेस एरिया ओवर पॉपुलेशन, एरिया ओवर पॉपुलेशन के साथ आप पॉपुलेशन डेंसिटी जोन सी है उसको कैलकुलेट करते हो। तो ये चौथा पॉइंट बलोचिस्तान के लिए आया गया। तो अब ये जो चार चीजें थी, इनको इन्होंने कहा कि जो फाइनेंस होगा ना वो किस किस के पास जाएगा, उसमें उन्होंने क्या कहा कि पॉपुलेशन जोन सी है, पॉपुलेशन का होगा 82% हिस्सा, 82% हिस्सा होगा पॉपुलेशन का, और उसके बाद 10.3 हिस्सा होगा पॉवर्टी का, और 5% हम हिस्सा रखेंगे रेवेन्यू जनरेशन का, और 2.7% होगा टू। क्या बात की गई? क्या बात की गई? उन्होंने कहा कि जो हमारे पास एनएफसी अवार्ड तकसीम होगा, पहले क्या होता था सिर्फ पॉपुलेशन की बेस के ऊपर कि पंजाब में ज्यादा पॉपुलेशन है, पंजाब को ज्यादा पैसा चला गया, फिर सिंध को चला गया, फिर के पी को चला गया, फिर बलोचिस्तान को चला गया। लेकिन सॉरी यार, कॉल आ रही है बीच में बार बार। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम पॉपुलेशन को भी ऐड करेंगे, पॉवर्टी को भी ऐड करेंगे, कि जहां 10 पॉवर्टी का ही जो पोर्शन है उसको भी कहेंगे, रेवेन्यू जनरेशन भी बीच में ऐड करेंगे, और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात करेंगे। और इन सब फैक्टर्स को हम मद्देनजर रख के हम क्या करेंगे, जो पैसे बांटने हैं सूबों के अंदर, सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे नहीं बांटेंगे, इन 4 बेसिस के ऊपर बांटेंगे। और ये आपने चीज याद रखनी है। अगर अब कोई आपसे पूछ ले कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैसों की, ये किस बेस पे होती है, तो आपने ये नहीं कह देना कि सिर्फ पॉपुलेशन बेस पे, तो आपने कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद अब उसमें पॉवर्टी का फैक्टर भी काउंट किया जाता है, रेवेन्यू कलेक्शन का, रेवेन्यू जनरेशन का फैक्टर भी किया जाता है। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो फेडरल गवर्नमेंट जो सी है एनएफसी के थ्रू, ये वही पैसा है। अब आगे थोड़ा-सा बताता हूँ अभी आपको ना, आगे क्या होना है। अब इसमें क्या है, अब इसमें जो डिवीज़न होती है, अब इसमें जो सी है जो डिवीज़न होती है, डिवीज़न इस तरह होती है, इसमें जो डिवीज़न अब देखो, अब डिवीज़न 100% है। अब डिवीज़न में ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कितने पैसे गए, 42.5% फेडरल के पास गए पैसे, और जो प्रोविंसेस हैं, उनके पास गया पैसा 57.5%। सूबों के पास ज्यादा पैसा जाता है। ठीक है। अब सूबों के पास, अल्लाह के बंदो, जब बलोचिस्तान के लिए ऐड होगी तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशन बलोचिस्तान की है ना, तो उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। इस तरह समझो ना, इस तरह समझो। ये मैंने फैक्टर अभी बताए हैं, अभी हिस्सा जोन था वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ फैक्टर्स बताए हैं कि ये फैक्टर्स जोन से हैं, सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे नहीं होंगे, उसमें डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काउंट की जाएगी, पॉवर्टी भी काउंट की जाएगी, इसलिए परसेंटेज बढ़ाई गई थी कि बलूचिस्तान को फायदा हो। पंजाब के अंदर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जोन सी है वो तो उस तरह से नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रोविंसेस में क्या है, ये आपने परसेंटेज याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फेडरल को 42.5% रेवेन्यू का हिस्सा मिलता है और प्रोविंसेस को 75.5 हिस्सा मिलता है। अभी जो 75.5% हिस्सा मिलता है ना, ये अब डिवाइड होता है सूबों के अंदर। अब ये 4 सूबों में डिवाइड होता है 75.5%। तो अब हम 75.5% को क्या करेंगे, 75.5% को 100% कंसीडर करेंगे। और अब हम इसमें देखेंगे कि पंजाब का कितना हिस्सा है, सिंध का कितना हिस्सा है, केपी का कितना हिस्सा है और बलूचिस्तान का कितना हिस्सा बनता है इसमें एनएफसी अवार्ड में। तो पंजाब को मिलता है 51.74%, पंजाब को हिस्सा मिलता है। सिंध को कितना मिलता है, 24.55% सिंध को मिलता है। केपी को मिलता है 14.62% और बलूचिस्तान को मिलता है 9.09%। और आप जो कह रहे थे कि सर पॉवर्टी एलिवेशन और इन सब का फायदा क्या हुआ, इन सब का फायदा ये हुआ कि 18वीं तरमीम से पहले बलूचिस्तान का हिस्सा था अप्रोक्सीमेटली 5.1% पहले, बिफोर 7th अवार्ड।
7वें अवार्ड से पहले, एनएफसी अवार्ड से पहले बलूचिस्तान का 5.1 हिस्सा था रेवेन्यू के अंदर, लेकिन 7वें एनएफसी अवार्ड के बाद और 18वीं तरमीम के बाद अब बलूचिस्तान को कितना हिस्सा मिलता है? 9.9%। तो उनका हिस्सा 4% बढ़ गया, सिर्फ किस वजह से कि आपने बीच में पॉवर्टी वाली चीज ऐड की, आपने साथ उसमें इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी ऐड की, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान का रेवेन्यू का हिस्सा 4% बढ़ गया। और ये सब कुछ 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड की वजह से ही, 7th एनएफसी अवार्ड की वजह से ही फाइनल हो सका कि बलूचिस्तान का जो रेवेन्यू का हिस्सा था वो कितना बढ़ गया? 4%। 5 से 9% तक 4% जोन सा है वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। ठीक हो गया। और अभी हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, जो 7th एनएफसी अवार्ड हुआ ना, उसके बाद अभी तक 7th एनएफसी अवार्ड ही चलता आ रहा है। उसके बाद 8th वैसे एनएफसी अवार्ड भी हुआ, 9th भी हुआ, 2020 के अंदर बैठे, अभी 2020 के अंदर बैठे 10वां एनएफसी अवार्ड जो-सा है उसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो भी फाइनल नहीं हो सका। अब इस फाइनल ना होने की वजह क्या है? अभी 2020 के अंदर 10वां एनएफसी अवार्ड आया था, जिसमें मेंबर्स भी सारे फाइनल हो गए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज डिस्कशन फाइनल ना हो सकी। उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह ये है, वो मैं आपको समझा देता हूँ सिर्फ लास्ट, ताकि आपका एनएफसी का मसला खत्म हो जाएगा जिंदगी का। वो है आर्टिकल 163 सॉरी 163 ए। आर्टिकल 160 तो एनएफसी को डिस्कस करता है, उसमें आर्टिकल 3 ए है, सब क्लॉज उसकी 3 ए। अब आर्टिकल 160 की जो सब क्लॉज 3 ए है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि शेयर ऑफ द प्रोविंस, जो उसका हिस्सा है, ईच अवार्ड, जो कि हर अवार्ड के अंदर उसका जो शेयर है प्रोविंस का, वो क्या होगा? वो जो उसका पिछला प्रोविंस का अवार्ड उसे मिला है, उससे लेस नहीं हो सकता। समझ आई? कि दो 7th एनएफसी अवार्ड के अंदर जो हिस्सा मिला है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं 2 बिलियन मिले हैं, 2 बिलियन मिले हैं बलूचिस्तान को, मैं वैसे लेट्स सपोज कर रहा हूं 2 बिलियन मिले हैं बलूचिस्तान को, तो जो नया एनएफसी अवार्ड होगा उसमें आप 1.9 बिलियन जोन से हैं वो बलूचिस्तान को अवार्ड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। आर्टिकल 160 की सब क्लॉज 3 के तहत जो एक दफा अवार्ड आपने प्रोविंसेस को दे दिया, आप उससे कम जोन से उनको अवार्ड नहीं दे सकते। आप उनको पैसे उससे ज्यादा ही देंगे, उससे कम उनको नहीं दे सकते। अब क्या है, जो 7th एनएफसी अवार्ड है वही नाम बदल के अभी 10th एनएफसी अवार्ड हुआ है, वही चलता आ रहा है। कब से? 2010 से जो एनएफसी के पैसे तय हुए थे, अभी तक वही एनएफसी अवार्ड के पैसे चलते आ रहे हैं। अभी नया एनएफसी अवार्ड तय नहीं हुआ, और उसकी वजह ये आर्टिकल है कि आप पिछले से हुकूमत, जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो ये चाहती थी कि जो एनएफसी के जो पैसे हैं अवार्ड के, वो कम किए जाएं, हिस्सा कम किया जाए, लेकिन इस आर्टिकल के तहत आप उसको कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो पुरानी रोजी चल रही है, उसी के तहत जो सा है ये सारे मामला चल रहे हैं। नहीं, थोड़े नहीं, हम पैसे थोड़े इकट्ठे होते नहीं है। हर दफा आपका लास्ट हर साल दो, मेरे ख्याल में 2018 में क्या कहते हैं 2020 के अंदर आपका 4.9 ट्रिलियन वो क्या कहते हैं टारगेट था पैसे इकट्ठे करने का टैक्स। फिर उसके बाद उससे अगले साल 5.4 का था। इस दफा आपका 6 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन रुपीस आपने इकट्ठे करने हैं। तो आपका हमेशा जो सा टैक्स का जो वो होता है कलेक्शन होती है, वो हम हर साल बढ़ती है। हर साल आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ती है, और जिसकी वजह से ही ये आर्टिकल ऐड किया गया था कि आप उससे कम पैसे नहीं दे सकते प्रोविंसेस को, आप हमेशा जो सा है वो क्या कहते हैं ज्यादा ही दोगे। और ये जो आपकी जो क्या कहते हैं मुल्क के अंदर ये जो एनएफसी का अंदर क्या कहते हैं आपके जो पीटीआई गवर्नमेंट खास तौर पे जो ये कहते थे कि हम एनएफसी और 18वीं तरमीम को खत्म करना है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो फेडरल है, फेडरल को कितना हिस्सा जाता है 42.5, और प्रोविंसेस को कितना जाता है? प्रोविंसेस को जाता है 57, वो हमने अभी देखा 57.5। तो वो कहते हैं भाई हमारे पास हिस्सा कम है, हमने बजट डिफेंस बजट भी बनाना है, हमने जो कर्जे भी वापस करने हैं, हमने ये सारी चीजों को मैनेज करना है, लेकिन हमारे पास जो बजट है वो क्या है? कम है। तो हमें जो सा है सूबे सारा पैसा ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये डेडलॉक है, और एनएफसी अवार्ड जो है वो नया तश्कील नहीं पा रहा। और ये सारे मसले मसाइल हैं, और ये एनएफसी की कहानी है कि इसमें क्या-क्या फैक्टर्स हैं। पंजाब को 51% मिलता है और बलूचिस्तान को 9% मिलता है, और अगर हम वैसे दोनों की डिवीजन करें तो फेडरल को 42% मिलता है और प्रोविंसेस को 57.5% मिलता है। हाँ, सेम अमाउंट तो चल रही है ना, 2010 से सेम अमाउंट तो चलती जा रही है। ठीक है? तो एनएफसी क्लियर हो गया?
चलें जी, ठीक है जी, दी एंड। कल इंशाल्लाह फिर हम, अगर अब इसके हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लो, बाकी फिर इंशाल्लाह कल हम अपने रेगुलर पाकिस्तान अफेयर्स के जो लेक्चर चल रहे थे, हम उनके ऊपर वापस आ जाएँगे, ठीक है?